ये जी स्टार्ट करते हैं फिर चंद कुरानी आयत से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो बच्चों, हमने ईपीएस स्टार्ट किया हुआ है IAS 33 अर्निंग पर शेयर। इसमें कुछ डिस्कशन हमने की थी, राइट की डिस्कशन हमने स्टार्ट करनी थी लेकिन नहीं कर सके थे। कल हम बोनस की डिस्कशन हमने कर ली थी। बोनस के दो रूल डिस्कस किए थे कि वेट नहीं करते उनको, पैरेटिव वीपीएस को भी रिस्ट्रिक्ट करते हैं जब भी बोनस इशू होगा। ये दो डिस्कशन कर लेने के बाद मैंने आपको 3 क्वेश्चन होम असाइनमेंट में दिए थे, CI 1, 2 एंड 3। तो देखते हैं अब आपने CI 1, 2, 3 अगर किए हैं तो कैसे किए हैं, और क्या मेरा आंसर आपके बराबर आता है या मैं कोई क्वेश्चन में गलती करता हूं तो आप मुझे बताएंगे। तो डू यू थिंक कि मैं CI 1, 2, 3 तीनों करूं या इनमें से कोई सिलेक्टिव क्वेश्चन आप चाहते हैं मैं करूं? जी, तीनों में कोई डाउट है आपको? मेरा ये ख्याल है कि जाती ख्याल ये है कि CI 1 और 2 में कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ओके, आयजा कह रही है सब हो गए हैं, हाफिज नुमान साहब भी कह रहे हैं कि तीनों हो गए हैं। इट्स वेल, अगर ये हो गए तीनों तो बहुत अच्छा है। जी, किसी स्टूडेंट को ये फील होता है कि मुझे क्वेश्चन करवाने चाहिए 1, 2, 3 तो बता दें। खिजर कह रहे हैं कि तीसरा एक्सप्लेन कर दे, मैं कर देता हूँ। हमारे पास ऑर्डिनरी शेयर्स हैं। रिदा ने तो कहा कि तीनों आप करवा दें। जी कर लेते हैं तीनों। जितनी देर में मैंने आपसे पूछना है और आपने बताना है, हम तीनों कर सकते हैं। AR brother has paid up capital 60 million comprising 6 million shares. शेयर 6 million है, 10 रुपए का एक शेयर है। AR brother profit before tax for the year ended 30 June 13 was 2150। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है और टैक्स रेट 30% है, तो हमें डेफिनेटली पैट लेना है। तो पैट लेने के लिए 2150 का 70% ले लें। 2150 का 70% ले लें तो हमारे पास पैट आ जाएगा। हम इसका अगर 70% ले लें तो हमारे पास पैट आ जाएगा, 30% टैक्स है। 2150 का 70% बनता है 1505 000। सिंपली इसको डिवाइड कर देना था 6 लाख से, सॉरी 6 मिलियन से। 1505 000 डिवाइडेड बाय 6 मिलियन, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.25 का। ईपीएस हुई ₹0.25। अच्छा, इसको मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 25 पैसा, 0.25 रुपीज यानी कि 25 पैसा। तो खत्म हो गया, ये इतना सा क्वेश्चन था। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, CI2 पे, के 75 मिलियन के ऑर्डिनरी शेयर्स हैं। ये अमाउंट है तो 7.5 मिलियन शेयर्स होंगे, 10 रुपीज का एक शेयर है। और हमारे पास कुछ इरिडीमेबल है, कुछ रिडीमेबल है। कंपनी हैज नेट प्रॉफिट 3350। तो हमसे ये इनफैक्ट टेस्ट करने की कोशिश की गई है कि हमने कौन सा डिविडेंड माइनस करना है। तो 3350 नेट प्रॉफिट है, 3350 ये नेट प्रॉफिट है। इसमें से सिर्फ और सिर्फ इरिडीमेबल वाला डिविडेंड हमने माइनस करना है। रिडीमेबल वाला माइनस हो गया होगा 20 मिलियन का 10%, 2 मिलियन, और डिवाइड कर देना नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स से। नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स है 7.5 मिलियन। तो 3350 माइनस 2 मिलियन डिवाइडेड बाय 7.5 मिलियन, 0.18 यानी कि 18 पैसा भी कह सकते हैं हम। ले जी, ये क्वेश्चन भी हो गया। छोटे छोटे क्वेश्चन थे, आसान आसान। CA3 मुझे ना आज क्लास के बाद याद करवाइएगा इवनिंग में, कुछ ईपीएस के आपके पास पेपर के क्वेश्चन भी हैं। मैंने थोड़े से फिल्टर किए हैं, मतलब ज्यादा नहीं, 3-4 क्वेश्चन हैं आपके पास पेपर से रिलेटेड, और उनमें से 1-2 क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद है। तो मुझे याद करवाइएगा आज की क्लास के बाद। मैं वो व्हाट्सएप पे आपको एक फाइल शेयर करूंगा, 1 पेज होगा या 2 पेज होंगे, उस पर 3-4 क्वेश्चन होंगे ईपीएस के। तो मुझे याद करवा दीजिएगा इवनिंग में। मुझे अचानक बैठे बैठे याद आया कि कुछ क्वेश्चन मेरे पास थे ICMA के एग्जाम के, ईपीएस रिलेटेड।
C3 पे आ जाते हैं। 5 मिलियन का नेट लॉस है, नेट लॉस है। लॉस है तो फिर क्यूमुलेटिव वाले डिविडेंड तो माइनस हो सकते हैं, नॉन क्यूमुलेटिव वाले माइनस नहीं होंगे। तो हमें दोनों तरीकों से क्वेश्चन करना है, पार्ट ए और बी। पहले हमने ये एज्यूम करना है कि नॉन क्यूमुलेटिव है, तो पैट में से इररिडीमेबल हमने डिविडेंड माइनस करना है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो पैट है हमारे पास 5 मिलियन, नेगेटिव पैट है। नेगेटिव पैट का मतलब लॉस, लेकिन इसमें से हमने माइनस करना है। अगर मैं पार्ट ए कर रहा हूं ना, तो फिर मुझे प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस नहीं करना, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड पे नहीं हुआ और ना ही कभी होना है, क्योंकि ये नॉन क्यूमुलेटिव है। तो सिंपली हम जस्ट 5 मिलियन को ही डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से। नंबर ऑफ शेयर्स 2 मिलियन है, तो 2.5 नेगेटिव ईपीएस आ जाएगी। नेगेटिव ईपीएस 2.5। अब पार्ट बी की अगर बात करें तो हमने -5 मिलियन में क्यूमुलेटिव है, तो ये माइनस करना है। बेशक हमने डिविडेंड नहीं दिया, लेकिन ये डिविडेंड हमने देना है। अच्छा, कौन से डिविडेंड की बात हो रही है? इररिडीमेबल। रिडीमेबल तो माइनस करने की जरूरत ही नहीं ना, रिडीमेबल तो माइनस करने की जरूरत नहीं, वो तो हो गया होगा। तो 10 मिलियन का 10%, 1 मिलियन डिवाइडेड बाय 2 मिलियन। अब ऊपर हो जाएगा -6। -6 को 2 मिलियन पे डिवाइड करेंगे तो -3 ईपीएस आ जाएगी। -3। खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक हो गया बच्चों? मैंने 1 मिलियन डिविडेंड माइनस किया, कौन सा? इररिडीमेबल वाला। रिडीमेबल वाला तो माइनस करने की जरूरत नहीं ना, वो तो एज्यूम्ड है कि हुआ होता है माइनस। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से तीनों क्वेश्चन हार्डली 5-10 मिनट में, 5-7 मिनट में हमने कर लिए। कोई कंफ्यूजन है कि इन तीनों क्वेश्चन में किसी को, तो बोलते हैं, नहीं तो हम आगे चले। जी एनीवन? ओके, ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो हम आगे चलते हैं। हम कल बात कर चुके थे बोनस की, और बोनस के 2 रूल मैंने आपको यहाँ पे कहीं लिखवाए थे, रूल नंबर 1 और 2। आज हम बात को आगे बढ़ाएंगे और राइट इशू की बात करेंगे। बोनस के 2 रूल मैंने आपको पढ़ाए भी, और बकायदा उनकी प्रैक्टिस करवाई, एक क्वेश्चन करवाया कि एक तो इनको वेट नहीं करना, पूरा 12 लाख नीचे लिया था, और रूल नंबर 2 के पिछले साल की 2018 की ईपीएस को भी रीस्टेट किया था। और रीस्टेट करने के बाद हमने यहाँ पे लिखा था, ईपीएस कैलकुलेट करके लिखा था ये रीस्टेटेड है, और नोट लिखा था कि ईपीएस हमने इसलिए रीस्टेट की है कि बोनस का इफेक्ट ले सके। तो कल हमने ये 2 बोनस के रूल पढ़े भी, अप्लाई भी किए। अब बात करने लगे राइट शेयर की। बच्चों, प्रैक्टिकली जब भी राइट इश्यू होता है ना, तो एट पार नहीं होता, बल्कि मैं यूं कहूं मार्केट वैल्यू के हिसाब से इश्यू होता है। मार्केट वैल्यू शेयर की हो ना 30 रुपीज, तो राइट इशू 30 से थोड़ा कम पे इशू होता है। ये 10 रुपए का इशू क्यों नहीं होगा? पार वैल्यू तो 10 रुपए, तो 10 रुपए का इशू क्यों नहीं होगा? क्योंकि कंपनी की बेवकूफी होगी अगर वो 10 रुपए का इशू करती है। जब वो मार्केट में 30 का शेयर है, तो शायद लोग, शेयर होल्डर जो है, वो 25 का खरीदने को भी तैयार है। तो राइट इशू नॉर्मली बिलो मार्केट वैल्यू इशू होता है। मतलब 30 का शेयर 30 का इशू भी नहीं हो सकता। 30 का इशू करे तो कोई लेगा नहीं। 30 से ऊपर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अबव मार्केट वैल्यू तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एट मार्केट वैल्यू भी अगर इशू करने की कोशिश की जाए तो कोई खरीदेगा नहीं। अट्रैक्शन नहीं है इसके अंदर। कौन खरीदेगा? अगर हम कहें शेयर होल्डर को, आए हमसे 30 वाला शेयर 30 में लें, तो शेयर होल्डर कहेगा अगर 30 वाला शेयर 30 में लेना, तो आपसे क्यों लेना, स्टॉक एक्सचेंज से ना ले लें। तो हम उसको 30 वाला शेयर 25 में, 22 में ऑफर करेंगे, तो वो हंसी खुशी लेगा। तो नॉर्मली प्रैक्टिकली राइट इशू हमेशा बिलो पार होता है। ठीक है,
अब बिलो मार्केट वैल्यू से कम पे होता है, ये पार से तो ज्यादा हो सकता है, तो मार्केट वैल्यू से कम होगा। एग्जाम्पल, फर्स्ट चले अप्रैल 2019 को कंपनी कहती है कि हम 145 राइट इशू करेंगे। पहले ये समझे 145 का मतलब क्या है, 5 के बदले में 1 राइट इशू देंगे, 5 के बदले में 1। अब 1 अप्रैल 2019 को मार्केट वैल्यू ऑफ जो शेयर थी वो थी 30 रुपीज। पार वैल्यू वैसे बताने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली पाकिस्तान में 10 रुपीज होती है। और तीसरी चीज एक्सरसाइज प्राइस। एक्सरसाइज प्राइस कहते हैं कितने पे ये शेयर लिया जा सकता है, शेयर होल्डर कितने पे ये ले सकते हैं। एक्सरसाइज प्राइस को स्ट्राइक प्राइस भी कहते हैं, स्ट्राइक प्राइस। लेट्स से 25। शेयर होल्डर हंसी खुशी ये शेयर खरीद लेंगे क्योंकि मार्केट में ये 30 का है और कंपनी ऑफर कर रही है 25 पे, तो शेयर होल्डर इन शेयर को जरूर खरीद लेंगे। ठीक हो गया। लेट्स से जी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 2019 का 5 मिलियन का। 1 जनवरी 2019 को टोटल ऑर्डिनरी शेयर्स थे 1 मिलियन। ईपीएस कैलकुलेट करने का कह दिया गया हमें। रिक्वायर्ड क्या है, कैलकुलेट ईपीएस। अब इस सिचुएशन में हमने करना क्या है, कंसेप्ट क्या है। ईपीएस का फॉर्मूला लिखेंगे, पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। पैट तो है 5 मिलियन, प्रेफरेंस डिविडेंड इस क्वेश्चन में नहीं है। अब नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर से डिवाइड करना एक बड़ा टेक्निकल काम है इस क्वेश्चन में, नंबर ऑफ शेयर्स को फाइंड आउट करना। तो पहले कंसेप्ट समझें फिर मैं कैलकुलेशन कर पाता हूँ। IAS 33 कहता है कि आप जब 30 वाला शेयर 25 में ऑफर करते हैं तो इसका मतलब है आप शेयर होल्डर को कोई फेवर दे रहे हैं, और अगर शेयर होल्डर को ये फेवर दे रहे हैं ना तो ये बोनस ही समझा जाएगा। अच्छा, फेवर कैसे कि मार्केट में 30 का आप 25 का दे रहे हैं, इसका मतलब है उसको फेवर दे रहे हैं। यूं कह लें कि 25,000 रुपए में आप उसको वो शेयर दे रहे हैं जो 30,000 रुपए में आने थे फॉर एग्जाम्पल, तो आप उसको कोई ना कोई फेवर दे रहे हैं, और फेवर देने का मतलब आप उसको बोनस दे रहे हैं। अच्छा, अगर दे रहे हैं तो क्या हुआ बोनस। IAS 33 अगली बात करता है कि अगर आप बोनस दे रहे हैं तो फिर बोनस के रूल याद रखने हैं। बोनस के क्या रूल कल पढ़े थे कि एक तो इसको वेट, और दूसरा ये कि हमने पिछले साल की ईपीएस को भी रीस्टेट करना है। तो बोनस के कल 2 रूल आपको याद रखना है जो हमने कल पढ़े थे। तो इस सिचुएशन में, हाँ पिछले साल की ईपीएस को रीस्टेट करेंगे। इस सिचुएशन में IAS 33 कहता है कि ये एज्यूम किया जाएगा जब जब आप शेयर होल्डर को ये फेवर देंगे, और प्रैक्टिकली राइट इशू में ये फेवर होती है। मार्केट वैल्यू 30 की होगी तो हम इशू करेंगे तकरीबन 25 का, 22 का, 28 का, 27 का। तो ये फेवर तो यानी कि शेयर होल्डर को देते ही देते हैं हम, कब, राइट इशू के वक्त। तो कहता है जब ये फेवर दी जाएगी तो ये समझा जाएगा कि आपने शेयर होल्डर को बोनस दिया। अच्छा, तो फिर बोनस दिया तो क्या होगा,
वो कहता है बोनस दिया तो फिर बोनस रूल के कंसेप्ट अप्लाई होंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात समझे पहले कि हमने नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू किए होंगे। हमारे ओपनिंग शेयर्स कितने थे? 1 मिलियन। 145 जब शेयर इशू किए होंगे तो हमने कितने राइट इशू किए होंगे? राइट शेयर हमने कितने इशू किए होंगे? हमने 1 मिलियन के बदले में 145 जब शेयर इशू किए होंगे। ये सोल्यूशन है। तो इसका मतलब है हमने 2 लाख शेयर इशू किए होंगे। 1.2 मिलियन नहीं, 2 लाख न्यू जो इशू किए हैं वो 2 लाख है। 0.2 मिलियन या 2 लाख, ठीक है। ये शेयर इशू किए हैं। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या 2 लाख सारे के सारे शेयर बोनस है या इसमें से कुछ बोनस एलिमेंट मौजूद है? देखिए सारे के सारे मुफ्त तो नहीं दे रहे हम, इसमें कुछ बोनस एलिमेंट मौजूद है। ये सारे के सारे शेयर फ्री नहीं है। तो बोनस एलिमेंट कैलकुलेट कैसे किया जाएगा? IAS 33 में बोनस एलिमेंट कैलकुलेट करने का जो तरीका कार है वो ये है। बोनस एलिमेंट कैलकुलेट करने का जो तरीका कार है वो है एक्चुअल कम राइट प्राइस और थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। अच्छा ये मशहूर टर्म है थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस, इसको TERP भी लिखा जाता है। टर्प टर्प TERP थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। ये बोनस एलिमेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। इसको आपने सिंपली रटा लगाना है कि ये बोनस एलिमेंट का फॉर्मूला एक्चुअल कम डिवाइड बाय थ्योरेटिकल एक्स है। अब ये कम और एक्स का मतलब क्या है ये डिस्कस करते हैं। पहले तो कम और एक्स का मतलब आप समझेंगे। कम और एक्स का मतलब क्या है? कम वर्ड निकला है क्यूमुलेटिव से और एक्स का मतलब तो आप समझते हैं एक्सक्लूड से निकला है, ठीक है। कम एक्स। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल से बात समझाऊं। आपके पास अगर आज 1,000 रुपए का प्राइस बॉन्ड हो और उसके ऊपर प्राइस अनाउंस हो जाए 1,00,000 रुपए का। वैसे प्राइस बॉन्ड 1,000 रुपए का है लेकिन इसके ऊपर प्राइस अनाउंस हो चुका हुआ है इसके ऊपर 1,00,000 रुपए का। क्या आप मुझे ये 1,000 रुपए का देंगे? प्राइस अनाउंस हो चुका है लेकिन आपने अभी वसूल नहीं किया। क्या मुझे आप ये 1,00,000 रुपए का देंगे? नहीं देंगे। आप मुझे कितने का देंगे? ये 1,01,000 रुपए का। आप मुझे कितने का देंगे? अगर मैं आपसे खरीदना चाहूं तो आप मुझे 1,01,000 का देंगे। तो मैं इस 1,01,000 को क्या कहूंगा? इसको मैं कहूंगा कम प्राइस प्राइस। ऐसी प्राइस है, प्राइस ऐसी है जिसमें प्राइस का इफेक्ट क्यूमुलेटिव है, शामिल हुआ है। हाँ अगले दिन जाके आप प्राइस वसूल कर लेते हैं और फॉर एग्जाम्पल प्राइस बॉन्ड फिर आपके पास है। अब आप कितने का मुझे देंगे? अब क्या मैं 1,00,000 से ऊपर का ही आपसे खरीदूंगा? नहीं खरीदूंगा। अब मैं 1,000 रुपए का खरीदूंगा आपसे। इसको मैं क्या कहूंगा? एक्स प्राइस प्राइस। ये वो प्राइस है जिसमें प्राइस का इफेक्ट एक्सक्लूड हो गया है। एक्स प्राइस प्राइस। ऐसी प्राइस जिसमें प्राइस का इफेक्ट एक्सक्लूड हो गया। तो कम और एक्स का मतलब समझ आया? कम का मतलब है कि उसका इफेक्ट शामिल है, क्यूमुलेटिव है, ऐड हुआ है। एक्स का मतलब उसका इफेक्ट निकल गया हुआ है। इसी तरह शायद आपने 2 लफ्ज और क्यूमुलेटिव और एक्स के हवाले से सुने हो। एक होता है कम डिविडेंड प्राइस, जिसको इन शॉर्ट कम डिव प्राइस भी बोलते हैं। एक होता है एक्स डिव प्राइस। डिव स्टैंड फॉर डिविडेंड। ये बकायदा ये लफ्ज बोला जाता है कम डिव प्राइस, एक्स डिव प्राइस।
ये क्या होता है, आज मेरे पास एक शेयर है, वो सारा साल वो 20 रुपए का रहा, फॉर एग्जाम्पल सारा साल 20 रुपए का रहा, आज उसके ऊपर डिविडेंड अनाउंस हो गया है, अभी जाके मैंने डिविडेंड कलेक्ट नहीं किया, लेकिन डिविडेंड अनाउंस हो गया है, तो आज उसकी प्राइस हो जाएगी 22 रुपए, हालांकि सारा साल वो 20 रुपए का रहा है, अब 2 रुपए डिविडेंड अनाउंस हो गया है, तो ये 22 रुपए क्या है, कम डिव प्राइस, ऐसी प्राइस है शेयर की जिसमें डिविडेंड का इफेक्ट शामिल है। हाँ, अगले दिन मैं जाकर डिविडेंड कलेक्ट कर लूं, अब मैं शेयर दोबारा बेचने निकलूंगा, दोबारा कितने का बिकेगा, 20 का, इसको हम कहेंगे एक्स डिव प्राइस, ऐसी प्राइस जिसमें डिविडेंड का प्राइस इफेक्ट अब शामिल नहीं। ठीक है, तो जब कोई अनाउंसमेंट होती है ना कि ये हम आपको फेवर देंगे या ये आपकी लॉटरी लग गई जनाब, तो उसका इफेक्ट उसकी प्राइस पे आता है, शेयर की प्राइस पे आता है। लेकिन जब वो आप असल में रिवॉर्ड जाके ले लेते हैं, चाहे वो डिविडेंड की शक्ल में हो, प्राइस की शक्ल में हो, कुछ भी हो, तो फिर उसके बाद दोबारा गुब्बारे में से हवा निकल जाती है। ये लफ्ज को समझिएगा, गुब्बारे में से हवा निकलने का मतलब है कि प्राइस पहले आर्टिफिशियली बड़ी थी, दोबारा रिड्यूस होकर दोबारा अपनी जगह पे आ गई। असल में प्राइस 20 ही थी सारा साल, लेकिन प्राइस बड़ी डिविडेंड अनाउंस होने के बाद, लेकिन जब डिविडेंड मिल गया तो गुब्बारे में से दोबारा हवा निकल गई। तो प्राइस बॉन्ड सारा साल 1000 रुपए का था एग्जाम्पल के तौर पे, लेकिन जैसे ही प्राइस अनाउंस हुआ तो ये 1,01,000 का हो गया, लेकिन जब आपने जाके इनाम वसूल कर लिया दोबारा 1000 रुपए का हो गया, तो गुब्बारे में से दोबारा हवा निकल गई। ठीक है, बात को समझ रहे हैं? तो कब और एक्स का मतलब आपको समझ आ गया। इसी तरह जब कंपनी ने ना राइट अनाउंस किया, राइट शेयर अनाउंस किए, तो आर्टिफिशियली या थोड़ी देर के लिए शेयर की प्राइस बढ़ जाती है, उसको कहते हैं कम राइट प्राइस, ऐसी प्राइस जिसमें राइट का इफेक्ट मौजूद है। और जब राइट मिल जाता है, शेयर होल्डर को राइट मिल जाता है, राइट एक्सरसाइज हो जाता है, तो प्राइस दोबारा नीचे आ जाती है, उसको कहते हैं एक्स राइट प्राइस। तो कम राइट प्राइस और एक्स राइट प्राइस का मतलब आपको क्लियर हो गया। अब एक्चुअल का मतलब है जो एक्चुअली एग्जिस्ट करती है मार्केट में, जो कम राइट प्राइस जिसमें क्यूमुलेटिव इफेक्ट मौजूद है। तो क्वेश्चन का डाटा दोबारा पढ़ें। जिस दिन ये राइट अनाउंस हुआ, जिस दिन ये राइट अनाउंस हुआ, उस दिन मार्केट वैल्यू क्या थी, 30। तो ये मार्केट प्राइस ये समझी जाएगी कि इसके अंदर राइट की अनाउंसमेंट का इफेक्ट मौजूद है। तो ये 30 क्या है, कम राइट प्राइस। दोबारा देख लें, 30 उस दिन की मार्केट वैल्यू है जिस दिन राइट शेयर अनाउंस हुआ, ऑफर हुआ। अब ये समझा जाएगा कि जिस दिन अनाउंस हुआ उस दिन की मार्केट वैल्यू में उसका इफेक्ट ऑलरेडी शामिल हो गया हुआ है, तो ये कम राइट प्राइस है। नाउ हाउ टू कैलकुलेट टर्प, थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस क्यों कैलकुलेट, कैसे कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, इसको थ्योरेटिकल क्यों कहते हैं ये भी थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। ले जी, देखें, इसका बड़ा आसान तरीका है टर्प कैलकुलेट करने का। 5 के बदले में 1 शेयर, ये है ना हमारा इरादा, 5 के बदले में 1 शेयर हमने इशू करना है। जो 5 शेयर एग्जिस्टिंग है उनकी मार्केट में रेट क्या है, उनका मार्केट में रेट क्या है, 30। लेकिन हमने जो एक इशू करना है वो कितने का करना है, 25 का। तो कर रहे जी वैल्यू 150, 25 मल्टीप्लाई में 1, 25, टोटल करें 175, 175 वैल्यू होगी 6 शेयर्स की। इस प्रोसेस को दोबारा देख लें, 5 के बदले में 1 शेयर इशू करना है, जो 5 एग्जिस्टिंग है वो 30 रुपीज के 1 शेयर है, और एक जो न्यू इशू करना है वो 25 का। तो जो मार्केट कैपिटलाइजेशन इसको कहते हैं कि टोटल 6 शेयर जो मार्केट में एग्जिस्ट करते होंगे ना, अब उनकी वर्थ होगी 175, 6 शेयर्स की 175। तो 175 ओवर 6, एक शेयर की कितनी हो जाएगी, 29.16। इसको हम कहेंगे ये एक्स प्राइस है। जब राइट का इफेक्ट एक्सक्लूड हो जाएगा, इसको मैं थ्योरेटिकल अब क्यों कह रहा हूँ, थ्योरेटिकल इसलिए कह रहा हूँ, ये एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती, ये मेरा एस्टिमेट है। ये एस्टिमेट होता है, ये हम वर्किंग कर रहे होते हैं कि हमारा ख्याल है कि जब राइट अनाउंस हो जाने के बाद मिल भी जाएगा तो शेयर की प्राइस रिड्यूस होकर 29.16 हो जाएगी। ये हमारा ख्याल है, हमारा एस्टिमेट है
इसलिए इसको एक्चुअल नहीं कहते, थ्योरेटिकल कहते हैं। ठीक हो गया? तो अब ये दोनों लफ्ज क्लियर है, एक्चुअल कम राइट प्राइस डिवाइड बाय थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। तो ऊपर हमने लिखा था 30, नीचे हम लिखेंगे 29.16, तो हमारे पास आ जाएगा बोनस एलिमेंट। कैलकुलेट करें क्या आता है। ये आएगा 1.0284 4 डेसिमल प्लेस तक लें आप, 0285। 5 को भी मैं 6 करने लगा हूं। जी कुछ पूछना चाह रहे हैं क्वेश्चन? चलें 1.0286। इसको अगर समझना चाहते हैं कि ये क्या है, वैसे तो ना भी समझें कोई मसला नहीं है, इसका मैं बस यूज बता दूंगा अभी क्या करना क्या है इसका। लेकिन अगर कंसेप्ट लेना चाहते हैं तो गौर से देखें। 1.0286 का मतलब है कि 2.8% बोनस है। मैं इसको राउंड करके 3% बोल सकता हूँ। 3% बोनस दे रहे हैं हम। बोनस एलिमेंट हमने क्या कैलकुलेट किया? बोनस एलिमेंट कि हम जितने शेयर इशू कर रहे हैं, कितने इशू कर रहे हैं? 2 लाख। इसमें से 3% बोनस एलिमेंट है। 3% बोनस एलिमेंट है, 2.86%। तो ये बोनस एलिमेंट कैलकुलेट किया। लेकिन ये 2.86 या 3% लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमने वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने हैं, क्योंकि असल क्वेश्चन तो हमारा यही था कि हमने वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं। तो देखते हैं जी वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे। हाँ जी, बोनस का पहला रूल क्या था? बोनस का पहला रूल क्या है? पहला रूल ये है कि वेट नहीं करना। वेट ना करने के पीछे एजम्पशन क्या थी? कि ये सारा साल एग्जिस्ट करते हैं। वेट ना करने का मतलब क्या था? कि सारा साल एग्जिस्ट करते हैं, यही था ना इसके पीछे एजम्पशन। तो जनवरी से लेके मार्च तक, अप्रैल से लेके दिसंबर तक, दोबारा देख लें, हमारा ईयर एंड 31 दिसंबर है। हमने 1 जनवरी को हमारे पास 1 मिलियन शेयर थे और 1 अप्रैल को हमने ये राइट इशू किए हैं। अगर देखा जाए तो पहले 3 महीने हमारे पास 1 मिलियन शेयर्स थे और अगले 9 महीनों में हमारे पास 1.2 मिलियन शेयर्स थे। ये पहले 3 महीने थे तो 3/12 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये अगले 9 महीने थे तो 9/12 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहां तक ये कैलकुलेशन समझ आई? अभी कैलकुलेट नहीं करना आपने, लेकिन ये बात समझ आती कि पहले 3 महीने हमारे पास टोटल 10 लाख शेयर थे। तो 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 3/12, 3 महीने, 12 में से 3 महीने, 3/12। और अगले 9 महीने हमारे पास 12 लाख शेयर थे। 2 लाख राइट इशू हो गए, तो 1.2 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 9/12। क्या मैंने ये ठीक कैलकुलेट किया? ये बात समझ आ गई? 3/12, 9/12। हाँ, वेट नहीं करना। शहनाज आपकी बात ठीक है। अब अगली बात यही है कि हमने वेट नहीं करना था। अगर मैं इसी तरह से कैलकुलेट करता हूं तो इसका मतलब है मैंने 2 लाख शेयर को वेट कर दिया। वेट करने का मतलब है कि मैंने पहले 3 महीनों में कंसिडर नहीं किया और अगले 9 महीनों में कंसिडर कर दिया। यानी कि मैं इस कैलकुलेशन के थ्रू ये एज्यूम कर रहा हूं कि 1 मिलियन शेयर थे पहले 3 महीनों में, यानी कि 2 लाख शेयर नहीं थे, और अगले 9 महीनों में 2 लाख शेयर भी साथ थे। तो हमने तो वेट कर दिया। वेट नहीं करना था, वेट नहीं करना था। अच्छा, वेट ना करने के पीछे असम्पशन क्या होती है? कि बोनस शेयर सारा साल एग्जिस्ट करते थे। तो मैं क्यों ना पिछले 3 महीनों में बोनस एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दूं। इस बोनस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने से हुआ क्या? क्या हुआ इस मल्टीप्लाई करने से? अब मल्टीप्लाई करने से ये फील आ रहा है
कि बोनस शेयर पहले 3 महीने में भी एग्जिस्ट करते थे और अगले 9 महीनों में भी एग्जिस्ट करते थे। वेट ना करने का मतलब यही होता है। अच्छा, अगले 9 महीनों में मैंने इफेक्ट कहाँ लिया? आप जरा गौर से देखें, टोटल 2 लाख शेयर इशू हुए, हमने राइट इशू किए, इसी के अंदर बोनस एलिमेंट शामिल है। इसके अंदर क्या बोनस एलिमेंट शामिल नहीं? शामिल है। तो इसलिए यहां पे बोनस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। पहले 3 महीनों में बोनस एलिमेंट को क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? ताकि कैलकुलेशन में इस चीज का इफेक्ट आ जाए कि बोनस शेयर पिछले 3 महीने में भी एग्जिस्ट करते थे। जी, इस कैलकुलेशन को पहले देख लें, कैलकुलेट बाद में कर दीजिएगा, लेकिन ये जो स्टाइल मैंने कैलकुलेशन का ये लिखा है, ये सबको समझ आता है। जी, कोई कंफ्यूजन किसी की? अगर नहीं है तो फिर मैं कैलकुलेट करने लगा हूं। ये बनता है 2, 5, 7, 1, 5, 0, 2,57,150। और 12 लाख को अगर मैं 9/12 करूं तो ये बनते हैं 9 लाख। तो टोटल शेयर्स बने 11,57,150। ये वो कैलकुलेशन थी जिसके लिए हमें इतना सारा काम करना पड़ा। हाँ, एनोनिमस अटेंडी ने पूछा कि अप्रैल से दिसंबर तक की कैलकुलेशन में बोनस एलिमेंट का इफेक्ट क्यों नहीं लिया? तो एनोनिमस अटेंडी, मुझे पता था कि ये क्वेश्चन होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया था कि 2 लाख शेयर असल में टोटल इशू हुए हैं, राइट इशू, इसी के अंदर बोनस एलिमेंट शामिल है। तो मुझे अगले 9 महीनों में बोनस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जब यहाँ पे 2 लाख पूरे के पूरे हमने ले लिए तो 2 लाख में ही बोनस एलिमेंट शामिल है, तो इसलिए यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी। तो बोनस एलिमेंट अगले 9 महीनों में भी इफेक्ट आ गया और बोनस एलिमेंट का पिछले 3 महीनों में भी इफेक्ट आ गया। तो बोनस एलिमेंट का इफेक्ट पूरे साल में आ गया। यही तो कंसेप्ट था कि बोनस को वेट नहीं करना। जी, एनोनिमस अटेंडी, और बाकी किसी और की भी कोई कंफ्यूजन तो बोल दे। Okay, listen, I repeat it now. To calculate weighted average number of shares, as I did 1157,150, to calculate this weighted average number of shares, we need bonus element. हमें सबसे पहले bonus element की जरूरत है. And how to calculate this bonus element? Bonus element is calculated as actual come divided by theoretical x. ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, एक्चुअल कम और डिवाइड बाय थ्योरेटिकल एक्स। एक्चुअल कम वो मार्केट की प्राइस है, और अगेन अब टर्म कैलकुलेट करना एक अगला टास्क है। टर्म कैलकुलेट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि किस रेशियो पे आपने शेयर इशू किए हैं। 5 के बदले में 1, 4 के बदले में 1 होता तो ऊपर 4 लिखता, नीचे 1 लिखता। तो इस तरह से हमने मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट की टोटल शेयर्स की, और उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दिया, हमारे पास टर्म आ गई। इस टर्म को हमने एक्चुअल से डिवाइड किया तो हमारे पास बोनस एलिमेंट आ गया। ये बोनस एलिमेंट जब तक कैलकुलेट नहीं होगा, वी कैन नॉट कैलकुलेट वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। जब भी राइट इशू होगा, वी नीड टू कैलकुलेट बोनस एलिमेंट फर्स्ट, देन वी विल कैलकुलेट वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। नाउ वी विल कैलकुलेट ईपीएस। अब हमारे पास वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर आ गए 11,57,150। अब हम ईपीएस कैलकुलेट कर सकते हैं 11,57,150। Now what is EPS? $4.32। ये हमारे पास पर शेयर ईपीएस आ गई। जी बच्चों, क्लियर? मुझे बताएं, क्या मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? क्या हमने जो रूल अप्लाई करना था बोनस के हवाले से वो कर दिया, या कुछ रहता है? कुछ तो रहता है।
या नहीं रहता? हो गया? हाँ शहनाज, वेल डन। बोनस जब भी इशू होगा ना तो आपके माइंड में दो चीजें फौरन आनी चाहिए। एक तो वेट नहीं करना, और दूसरा पिछले साल की ईपीएस को भी रीस्टेट करना है। तो पिछले साल की ईपीएस को कैसे रीस्टेट करेंगे ये देखें। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा इजाफा करता हूं। कैलकुलेट ईपीएस विद कंपैरेटिव फिगर, ये रिक्वायरमेंट में इजाफा किया मैंने। और पिछले साल का पैड भी क्वेश्चन में ऐड कर देते हैं। लेट्स से वो प्रॉफिट था 4.8 मिलियन का, ठीक है। अब ये ईपीएस हमने कौन सी कैलकुलेट की है? 2019 की। हम 2018 की ईपीएस कैलकुलेट करेंगे, लेकिन बच्चों एक चीज आपने नहीं भूलनी, इसके साथ आपने रीस्टेटेड का लफ्ज जरूर लिखना है, रीस्टेटेड का वर्ड जरूर लिखना है, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि ये वो ईपीएस हम कैलकुलेट नहीं कर रहे जो ओरिजिनली कभी पब्लिश हुई थी, बल्कि वो कैलकुलेट कर रहे हैं जो आज हमने रिवाइज की है। ऊपर पैट 4.8, व्हाट इज प्रेफरेंस डिविडेंड? नथिंग। नीचे नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स क्या था पिछले साल? पिछले साल वैसे तो देखा जाए 1 मिलियन थे, लेकिन रूल नंबर 2 क्या है कि पिछले साल की ईपीएस को इस तरह से रीस्टेट करें कि ये एज्यूम किया जाए कि बोनस एलिमेंट पिछले साल भी एग्जिस्ट करता था। अगर बोनस एलिमेंट पिछले साल एग्जिस्ट करता तो पिछले साल शेयर 1 मिलियन तो ना हुए, वो हुए 1 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 1.0286, यानी कि क्या किया आपने? सिर्फ बोनस एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये ईपीएस आ जाती है 4.66 या 67 कर लें पर शेयर, ठीक है। इसको हम कहेंगे रीस्टेटेड ईपीएस। ले जी सॉल्यूशन नोट कर लें, क्वेश्चन नोट कर लें। ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन हमने, यानी कि डिटेल क्वेश्चन हमने डिस्कस कर दिया। जी नोटेड, नोटेड हो गया नोट। चले आगे। वन 1.157 कहां से आ गया? हाफिज नुमान क्या कर रहे हो? सिर्फ बोनस एलिमेंट को हमने इनकॉर्पोरेट करना है पिछले साल में। ये बोनस का रूल था। 1.157 लेंगे ना अगर, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमने राइट शेयर जो इस साल इशू में है उसका इफेक्ट भी पिछले साल ले लिया। तो आप भूल रहे हैं कि 1.157 के अंदर राइट शेयर भी है, बोनस शेयर भी है। हाँ जी, आपने नुमान को बात समझ आ गई। ले जी आगे चलने लगा मैं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अगर ये डिस्कशन अगर आपको सारी समझ आ गई है तो CI4 आपकी होम असाइनमेंट है। मैं CI4 करके अभी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ये आपकी होम असाइनमेंट है। यू कैन डू इट इजीली। आज की ये डिस्कशन के बाद आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं CI4। अब मैं अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाऊंगा।
ईपीएस जो है ना, IAS 33 हमने खत्म करना है, बल्कि मेरे तो एजेंडा में था कि आज हमने कॉम्प्लेक्स कंसोलिडेशन स्टार्ट कर दी है, लेकिन ईपीएस है खत्म हो जाए आज। कोशिश करते हैं 15-20 मिनट लगाएं इसके ऊपर। और ईपीएस दो तरह की होती है, एक होती है डाइल्यूटेड ईपीएस। बच्चों डाइल्यूटेड ईपीएस का ना, डाइल्यूटेड का मतलब वैसे तो डिक्शनरी मीनिंग कुछ और ही होगा। डाइल्यूटेड का मतलब होता है कम होना, पतला होना, रिड्यूस होना। लेकिन आपको अगर मैं एक लफ्ज सिर्फ आपकी याददाश्त के लिए लिखने लगा हूं, आपने इसको एग्जाम में नहीं लिखना। मतलब कुछ लफ्ज है मैं अपनी आसानी के लिए या स्टूडेंट की आसानी के लिए बोल देता हूँ, लेकिन वो आईएएस की वर्डिंग नहीं होती। तो जो आईएएस की वर्डिंग नहीं है, आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इससे कंसेप्ट बड़ा अच्छा डेवलप होगा। डाइल्यूटेड का मतलब आप समझे वर्स्ट, मतलब मैक्सिमम आपके साथ क्या बुरा हो सकता है, वर्स्ट केस में ईपीएस क्या हो सकती है। अभी तक जो हम ईपीएस कैलकुलेट कर रहे थे ना, वो बेसिक ईपीएस थी। और बेसिक ईपीएस के अंदर बस दो ही चीजों का आपने ख्याल रखना है, एक बोनस का और एक राइट बिलो मार्केट वैल्यू का। ये दो बातें हमने कल तक डिस्कस की हैं। आज डाइल्यूटेड ईपीएस के अंदर हमने ये समझना है, डाइल्यूटेड ईपीएस का मतलब मैंने बता दिया वर्स्ट ईपीएस, लेकिन इसकी कैलकुलेशन में हमने दो चीजों का ख्याल रखना है कि कन्वर्टिबल्स क्या होते हैं और ये हमारी ईपीएस को किस तरह से खराब कर सकते हैं, वर्स कर सकते हैं, और ऑप्शंस क्या होती हैं। तो और ऑप्शन हमारी ईपीएस को किस तरह से डाइल्यूट कर सकते हैं, वर्स कर सकते हैं। कन्वर्टिबल एंड ऑप्शन, अगर मैं पूरे IAS 33 की समरी बताऊं ना, तो ये आपके सामने बनी हुई है। बेसिक ईपीएस के अंदर दो चीजों को आपने सोचना होता है, बोनस और राइट बिलो मार्केट वैल्यू। और डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करने के लिए आपको सिर्फ दो चीजों को समझना होता है कि कन्वर्टिबल क्या है और ऑप्शंस क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं डाटा बनाता हूँ, फिर उसके साथ आपको ये कंसेप्ट ज्यादा आसानी से समझ आ जाएगा। पैट फॉर 31 दिसंबर 2019 इज, कोई भी फिगर ले लेते हैं, 10 मिलियन। Number of shares, number of ordinary shares at start and at end 1 मिलियन है। मतलब मैंने बड़ा सिंपल सा डाटा ले लिया, मतलब सारा साल कोई शेयर इशू नहीं हुए, स्टार्ट पे भी यही 1 मिलियन थे, एंड पे भी यही 1 मिलियन है। कंपनी हैज इशूड पुरानी बात है। मैं डाटा सोचने की कोशिश कर रहा हूं। 2 लाख 10% कन्वर्टिबल डिवेंचर। टेन परसेंट कन्वर्टिबल का मतलब है इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट है। कितने शेयर इशू किए हैं, सॉरी कितने डिबेंचर हमने इशू किए हैं, 2 लाख। ऑफ ₹10 ईच। ठीक हो गया। दे कैन बी कन्वर्टेड। देखिए कैन बी का मतलब है कि कन्वर्ट करवाना चाहे तो उसकी मर्जी, ऑप्शन आपको याद है ना। मतलब ये हमने डिबेंचर होल्डर को ही ऑप्शन दी हुई है कि वो कन्वर्ट करवाना चाहे उसकी मर्जी, वो कन्वर्ट करवा भी सकता है, ना करवाना चाहे उसकी मर्जी। दे कैन बी कन्वर्टेड कब, एट एंड ऑफ 2022 के एंड पे, आज से 3 साल बाद, यानी कि अभी करीब करीब इसके कन्वर्ट होने के कोई चांस नहीं है। एट रेशो ऑफ
इस तरह से कर लें, 3 shares against 5 debentures, कि हर 5 डिबेंचर के बदले में 3 शेयर इशू होंगे। ठीक है, बस इतना ही डाटा है क्वेश्चन का। और रिक्वायर्ड कैलकुलेट बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस। डाइल्यूटेड ईपीएस का मतलब क्या होता है, मकसद क्या होता है, मतलब तो मैंने बता दिया मकसद क्या होता है, ये भी थोड़ी देर में बताता हूँ, पहले कैलकुलेट कर लूं। ओहो, डिस्प्यूटेड मैंने लिख दिया गलती से। डाइल्यूटेड ईपीएस, बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस। IAS 33 की रिक्वायरमेंट है कि दोनों ईपीएस कैलकुलेट की जाएंगी और प्रॉफिट लॉस के नीचे शो करवाई जाएंगी। तो पहले हम बेसिक ईपीएस कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि बहुत आसान है। ऊपर पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड इररिडीमेबल वाला, नीचे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। पैट 5 million, सॉरी 10 million, प्रेफरेंस डिविडेंड 0, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स 1 million। तो 10 रुपए की ईपीएस आ गई, 10 रुपए की। अब बात करेंगे डाइल्यूटेड ईपीएस की। डाइल्यूटेड ईपीएस का फॉर्मूला क्या है वो भी आपके सामने यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ अभी, लेकिन आ जाए पहले एक छोटी सी कैलकुलेशन पे, वर्किंग पे आ जाए। हम कितने नंबर ऑफ शेयर इशू कर सकते हैं, पोटेंशियल शेयर्स। पोटेंशियल का मतलब समझते हैं आप, कि कितने शेयर इशू हो सकते हैं, मजीद शेयर इशू हो सकते हैं। तो पोटेंशियल शेयर्स कितने हैं, इन 2 लाख हमने कन्वर्टिबल इशू किए हुए। 2 लाख कन्वर्टिबल के बदले में हम कितने शेयर इशू करेंगे, 3 शेयर फॉर 5 डिबेंचर। हर 5 डिबेंचर के बदले में हम 3 शेयर इशू करेंगे। तो हम टोटल कितने शेयर इशू कर सकते हैं डिबेंचर के बदले में, ये बनते हैं 1,20,000 शेयर। तो इंटरेस्टिंगली सुनिएगा, हम करना क्या चाह रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं, IAS 33 हमसे रिक्वायर क्या कर रहा है। IAS 33 कहता है कि बेशक आपके अभी 1 मिलियन शेयर्स हैं, अभी एग्जिस्टिंग 1 मिलियन शेयर्स है माना, लेकिन कहता है वर्स्ट केस में सोचें, आपके कन्वर्टिबल जो आपने इशू किए अगर ये कन्वर्ट हो जाए इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स। हम IAS 33 को कहते हैं कि यार क्या हो गया, वो तो भी कन्वर्ट होने ही नहीं, वो तो 3 साल बाद जाके कन्वर्ट होने हैं। IAS 33 कहता है कि एज्यूम करें आज वो अगर कन्वर्ट हो जाए तो क्या होगा, हालांकि होने नहीं है, चांस ही कोई नहीं है। 3 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद कन्वर्ट होने हैं। IAS 33 कहता है आप एज्यूम करें, मतलब वर्स्ट, मैंने ईपीएस का डाइल्यूटेड का मतलब आपको समझाया ना, वर्स्ट। तो वही चीज माइंड में रखें कि खुदा ना खास्ता अगर ये आपकी ईपीएस कितनी डिक्लाइन कर सकती है अगर मजीद शेयर इशू हो गए। मजीद शेयर इशू होने से ईपीएस कम हो जाती है, डाइल्यूट हो जाती है। डाइल्यूट का मतलब कम हो जाना। तो कहता है कि आप थोड़ी देर को एज्यूम करें कि सारे के सारे शेयर आज अगर इशू हो जाए तो कितने शेयर इशू होंगे इन 2 लाख डिबेंचर के बदले में। 2 लाख डिबेंचर के बदले में 2 लाख शेयर तो इशू नहीं होंगे, 2 लाख डिबेंचर के बदले में 1,20,000 शेयर इशू होंगे, क्योंकि हमने 5 के बदले में 3 शेयर देने हैं, 5 डिबेंचर के बदले में 3 शेयर। ठीक है, तो IAS 33 हमसे ये चाहता है कि इन वर्स्ट केस आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर कितने हो सकते हैं। अभी है नहीं है तो वैसे 1 मिलियन, लेकिन हो सकते हैं 1,20,000 मजीद शेयर इशू हो सकते हैं। लेकिन फिर हम IAS 33 को कहते हैं कि ठीक है, अगर आप ये पोटेंशियल शेयर ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये आज ही इशू होने हैं, तो फिर आप ये भी एज्यूम करें कि इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा हमें। हमने जो इंटरेस्ट इसके ऊपर पे करना है या करते हैं वो इंटरेस्ट सेव हो जाएगा हमारा। हम तो 2 लाख डिबेंचर जो कि 10 रुपए का एक है, इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट पे करते हैं।
कितना इंटरेस्ट पे करते हैं? 20 लाख का 10% इत्तफाकन 2 लाख इंटरेस्ट ही आता है। और चले क्वेश्चन में एक चीज का और इजाफा करता हूं, टैक्स रेट है 30%। चले दोबारा सुने, हम आईएएस को कहते हैं कि अगर हमारे ये डिबेंचर कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू ऑर्डिनरी शेयर, फिर इंटरेस्ट भी तो सेव हो जाएगा हमारा, इंटरेस्ट भी तो नहीं देना पड़ेगा। और इंटरेस्ट जब नहीं देंगे तो फिर हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो टैक्स भी बढ़ेगा। टैक्स कितना बढ़ेगा? 30%। 36,000 का टैक्स, 36 का नहीं 60 का। हमें 60,000 का टैक्स भी देना पड़ेगा। तो मुझे कितनी सेविंग होगी? ये सारे के सारे अगर डिबेंचर ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं तो मुझे इंटरेस्ट की मद में 1,40,000 की सेविंग होगी। इंटरेस्ट सेविंग नेट ऑफ टैक्स। ठीक है, ये बात समझ आ गई कि अगर ये सारे के सारे डिबेंचर आज कन्वर्ट हो जाएं इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स तो 1,20,000 शेयर मजीद इशू होंगे, लेकिन इसके साथ साथ हमारा 1,40,000 का इंटरेस्ट सेव भी होगा। क्लियर? क्लियर? जवाब दें। ठीक है, तो इस सारे काम से होगा क्या? हमारी वर्स्ट केस में यही जब देखना चाहते थे ना कि वर्स्ट केस में ईपीएस क्या हो सकती है। तो जी वर्स्ट केस में देखिए क्या हो सकता है। हमारा प्रॉफिट 10 मिलियन, या पहले नंबर ऑफ शेयर्स की देखें, हमारे शेयर्स 10 लाख नहीं रहेंगे, 1,20,000 मजीद ऐड हो जाएंगे। लेकिन हमारा प्रॉफिट भी खाली 10 लाख या 10 मिलियन सॉरी नहीं रहेगा, इसमें 1,40,000 का इजाफा हो जाएगा। वो कैसे? इंटरेस्ट जो सेव होगा। तो ऊपर क्या होगा और नीचे क्या होगा, अब कैलकुलेट कर लें। ये बनता है 10,140,000 और नीचे आता है 11,20,000। 10,140 डिवाइड बाई 11,20, तो ईपीएस हो जाएगी 9.05। 9.05। तो ईपीएस हमारी वर्स्ट केस में 9.05 हो सकती है। हम ये डायल्यूटेड ईपीएस प्रॉफिट लॉस के फेस पे लिखते हैं। अच्छा वो भी कैसे लिखते हैं ये भी बता देता हूँ, पहले फॉर्मूला पे आ जाए। फॉर्मूला में हमने क्या किया, इसका मतलब है इस सारे डाटा को देख के आप देखिए फॉर्मूला में हमने क्या किया। ऊपर हमने पैट ही लिखा, हमने प्रेफरेंस डिविडेंड भी माइनस करना है जिस तरह नॉर्मल करते हैं, लेकिन हमने एक काम करना है कि हमने इंटरेस्ट जितना सेव होगा वो यहाँ पे ऐड कर देना है। इंटरेस्ट सेविंग नेट ऑफ टैक्स वो ऐड कर देनी है। और नीचे क्या लिखना है? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर तो लिखने ही लिखने हैं, वो तो वैसे लिखेंगे जैसे हम पहले लिखते हैं बेसिक ईपीएस के अंदर। लेकिन एक काम का इजाफा कर दिया हमने, इसमें ऐड कर दिए न्यू पोटेंशियल शेयर्स। पोटेंशियल शेयर्स का मतलब मैं फिर बता रहा हूँ, पोटेंशियल शेयर्स का मतलब है वो शेयर जो अभी इशू हुए नहीं है, हो सकते हैं, जिनकी हमने कमिटमेंट की हुई है। तो ये हमारे पास डायल्यूटेड ईपीएस आई -9। अब हम सॉरी 9 ईपीएस आई। तो हम जब अपना प्रॉफिट लॉस बनाते हैं तो उसमें लिखते हैं बेसिक ईपीएस 10, डायल्यूटेड ईपीएस। यानी कि हम डायल्यूटेड के अंदर मैसेज क्या देना चाहते हैं शेयर होल्डर को कि खुदा ना खास्ता वैसे तो ईपीएस हमारी 10 है, वैसे तो एक्चुअल हमारी ईपीएस बेसिक ईपीएस वही है 10, लेकिन इन एनी केस खुदा ना खास्ता हमें शेयर इशू करने पड़ गए जिनकी हमने कमिटमेंट की हुई है, वो शेयर आज इशू करने पड़ जाए तो हमारी वर्स्ट केस ईपीएस भी 9 होगी। ये है नहीं, होगी वर्स्ट केस। ये क्यों हम कर रहे हैं? क्योंकि प्रूडेंस कंसेप्ट।
कुछ याद है? हम हमेशा ये देखते हैं कि यार मैक्सिमम बुरा क्या हो सकता है। तो ये आप ये समझें कि हम डाइल्यूटेड ईपीएस में मैसेज ये देना चाहते हैं कि वर्स्ट केस में हमारी ईपीएस ये हो सकती है। वैसे तो हमारी ईपीएस 10 है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ईपीएस 9 हो सकती है। शेयर होल्डर को ये बताना चाहते हैं कि 9 हो सकती है कि अगर हमने मजीद शेयर इशू किए। इज इट क्लियर बच्चों? हाँ जी। अब इस पूरे क्वेश्चन का विद फॉर्मूला आप अगर नोट करना चाहते हैं विद सॉल्यूशन, सॉल्यूशन एंड फॉर्मूला, तो जल्दी से इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे चलते हैं। जी चले आगे। ले जी, ईपीएस के आईएस के अंदर बिल्कुल आखिरी चीज हम डिस्कस करने लगे हैं, ऑप्शंस। मैं आपको फिर याद करवा दूं कि हमने डाइल्यूटेड ईपीएस के अंदर दो चीजें डिस्कस करनी थी, कन्वर्टिबल और ऑप्शन। कन्वर्टिबल हम डिस्कस कर चुके हैं, अब रहता है ऑप्शन। ऑप्शन को डिस्कस कर लिया तो हमारा ये आईएस कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑप्शन को समझने के लिए सर अगर पोटेंशियल शेयर ना हो तो बेसिक डाइल्यूटेड सेम होगी, फिर भी डाइल्यूटेड शो करेंगे। फिर हम पता क्या लिखते हैं, अगर फॉर एग्जांपल कन्वर्टिबल भी ना हो और ऑप्शन भी ना हो, तो हम ये लिखते हैं कि भाई बेसिक भी यही है और डाइल्यूटेड भी यही है, यानी कि हमारा मैक्सिमम जो बुरा हो जाएगा ना, तब भी ईपीएस हमारी 10 ही रहेगी। हम उसकी वर्किंग वही नहीं करते, बस हम ये लिख देते हैं बेसिक भी यही है, डाइल्यूटेड भी यही है। ठीक है, तो हम इस तरह से लिखते हैं बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस 10। ये कब लिखते हैं? जब ना कन्वर्टिबल हो ना ऑप्शंस हो। अच्छा जी, ऑप्शन की पहले मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, फिर हम जो है ना वो इसको डिस्कस कर लेंगे। यूजिंग द सेम डेटा अबव, हम ऊपर वाला डेटा ही ले लेंगे। कंपनी हैज इशूड 500,000 options to employee to buy share at rupees 20 after 3 years. At that time, market value of share is expected to rise to 30. हमें लगता है कि 3 साल बाद हमारे शेयर की वैल्यू 30 हो जाएगी। आपने एम्प्लॉय शेयर ऑप्शन स्कीम पढ़ा ही होगा जी, ले लें स्क्रीनशॉट। स्लो चलते हैं आप, ले लें जी स्क्रीनशॉट पिछले एग्जांपल की। हो गया, चलिए ऑप्शंस की एग्जांपल। एम्प्लॉय शेयर ऑप्शन हमने इशू किए हैं, यानी कि हमने एम्प्लॉयज को कहा है कि आप हमारा शेयर ले सकते हैं मुफ्त में नहीं, 20 रुपए का। मार्केट में कितने का होगा? 30 रुपए का। तो एम्प्लॉय को इसमें भी लालच नजर आ रही है कि ठीक है 10 रुपए का फायदा होगा। अगर ये हमने ऑप्शन के बदले में शेयर इशू करने पड़ गए, वैसे तो अभी नहीं करने, 3 साल बाद करने हैं, लेकिन आईएस 33 कहता है कि अज्यूम करें कि आज ही ये शेयर इशू करने पड़ जाते हैं, तो क्या होगा? अब ना यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सुन लें। हमें मसला न्यू शेयर से नहीं है, हमें मसला मुफ्त के शेयर से है। हमें इससे मसला नहीं है कि 5 लाख शेयर इशू हो जाएंगे, बल्कि मुफ्त के शेयर जो है ना, ये ईपीएस का बेड़ा गर्क करते हैं। जो शेयर पैसों के बदले में इशू होते हैं ना, वो ईपीएस का बेड़ा गर्क नहीं करते, डाइल्यूट नहीं करते। क्यों? क्योंकि जब पैसे आएंगे तो बिजनेस के पास इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो जितना प्रॉफिट बढ़ेगा उतने नंबर ऑफ शेयर बढ़े होंगे। ईपीएस को फर्क नहीं पड़ता। ईपीएस को पता है फर्क पड़ता है, ऊपर प्रॉफिट बढ़े ना, नीचे नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाए। देखिए ना ऊपर फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर प्रॉफिट नीचे
नंबर ऑफ शेयर्स। अगर मैं कहूं कि प्रॉफिट भी बढ़ रहा है और नंबर ऑफ शेयर्स भी बढ़ रहे हैं तो ईपीएस के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। बल्कि अगर सेम प्रोपोर्शन में बढ़े ना, प्रॉफिट 20% बढ़ गया, नंबर ऑफ शेयर भी 20% बढ़ गए, तो सोचे ईपीएस के ऊपर फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। हाँ, बोनस शेयर में भी तकरीबन ऐसी वर्किंग की थी शहनाज हमने, लेकिन यहाँ पे कुछ और है। यहाँ पे जरा बात को समझिएगा। अब इसकी वर्किंग कैसे करें? हमने देखना है कि कैश कितना रिसीव होना है। हम जब 5 लाख शेयर इशू करेंगे तो कितना कैश आएगा? उसके बदले में 20 रुपए पर शेयर आएगा, यानी कि हमें 10 लाख रुपए का कैश इकट्ठा होगा। लेकिन वैसे 10 लाख रुपए के शेयर्स कितने आते हैं? 10 लाख रुपए के बदले में कितने शेयर्स आते हैं अगर हम मार्केट वैल्यू के हिसाब से इशू करें? मार्केट वैल्यू के हिसाब से देखें तो 10 लाख रुपए के कितने शेयर्स आते हैं? 10 लाख डिवाइड बाय 30, ये बनते हैं 33,333। नहीं, मैंने कोई गलती कर दी है। 5 लाख शेयर थे, मल्टीप्लाई बाय 20, ये 10 मिलियन बनता है। 10 मिलियन के बदले में 3,33,333 बनते हैं। जी, जी बिल्कुल ठीक है। अब देखें, हम असल में 10 मिलियन लेके कितने शेयर इशू कर रहे हैं? 5 लाख। हालांकि 10 मिलियन के शेयर आते कितने हैं? 3,33,333। तो मुफ्त वाले शेयर्स कितने हैं? मुफ्त शेयर्स 1,66,667। ये है शेयर्स विदाउट कंसिडरेशन, यानी कि वही बात कि हम एम्प्लॉयज पे इतना एहसान कर रहे हैं। ये शेयर हमारी ईपीएस का बेड़ा गर्क करेंगे, डाइल्यूट करेंगे। तो हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इन शेयर्स को डाइल्यूटेड ईपीएस में कंसिडर करना है। तो डाइल्यूटेड का फॉर्मूला दोबारा देखिएगा। आपने डाइल्यूटेड का फॉर्मूला क्या अभी थोड़ी देर पहले नोट किया? पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस इंटरेस्ट सेविंग। अच्छा, ये जब ऑप्शन एक्सरसाइज हो जाएंगी तो क्या ऊपर प्रॉफिट में कोई सेविंग होगी हमारे? नहीं। इंटरेस्ट में कोई सेविंग होगी? नहीं, क्योंकि ऑप्शन के ऊपर तो इंटरेस्ट होता ही नहीं है। लेकिन नीचे क्या होगा? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, न्यू पोटेंशियल शेयर्स प्लस फ्री शेयर्स अंडर ऑप्शन। ऑप्शंस के बदले में जो फ्री शेयर्स हैं उनको हम यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे। तो अब मैं थोड़ी देर को एज्यूम करता हूँ कि हमने कन्वर्टिबल इशू नहीं किए हुए, तो कन्वर्टिबल नहीं है जी हमारे, तो ऊपर 10 मिलियन आ जाएगा, नीचे क्या आएगा? 1 मिलियन में हम सिर्फ ऐड कर देंगे 1,66,667 फ्री वाले शेयर्स। कन्वर्टिबल को मैं एज्यूम करूं कि नहीं है। 10 मिलियन डिवाइड बाय 1,166,667, 8.57, इसको हम कहेंगे डाइल्यूटेड ईपीएस। हाँ जी, हाँ जी, 3 साल बाद की मार्केट वैल्यू हम ले रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि जब एक्सरसाइज होना है तो कितने का होना है और उसको कितना हम फेवर दे रहे होंगे। ठीक हो गया बच्चों, इसको भी नोट कर लें। अच्छा, कोई ये महज इत्तेफाक नहीं है कि डाइल्यूटेड ईपीएस का आंसर बेसिक ईपीएस से कम आ रहा है। इस एग्जांपल में भी, इस एग्जांपल में भी ये कोई इत्तेफाक नहीं है। डाइल्यूटेड ईपीएस का मतलब ही यही है कि वर्स्ट ईपीएस। मैं वर्स्ट का लफ्ज इसलिए बोल रहा था पहले भी और अब भी इसलिए बोल रहा हूँ ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कभी डाइल्यूटेड ईपीएस का आंसर बेसिक ईपीएस से ज्यादा आ ही नहीं सकता, और अगर कभी आ जाए तो समझ लीजिएगा आपने कैलकुलेशन में कोई गलती की है। जी ले स्क्रीनशॉट, किसने रोका आपको?
अगर डाइल्यूटेड ईपीएस का आंसर कभी बेसिक ईपीएस से ज्यादा आ जाए ना, तो समझ लीजिएगा आपने कैलकुलेशन में कोई गलती की है। तो डाइल्यूटेड ईपीएस का आंसर हमेशा बेसिक ईपीएस से कम आएगा। अहमद एजाज, 3,33,333 जो शेयर है ना, ये पोटेंशियल शेयर कंसिडर इसलिए नहीं होंगे, इनके बदले में तो पैसे आने हैं। फ्यूचर में कोई शेयर इशू होने हैं, वो पैसे आने हैं उसके बदले में, तो मुझे उसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ उन शेयर्स को कंसिडर करने की जरूरत है जो मुफ्त के हैं। असल में वही हमारी ईपीएस को खराब करेंगे, डाइल्यूट करेंगे। यार पता नहीं कहाँ वो एग्जांपल की वर्किंग, आप ये एग्जांपल का स्क्रीनशॉट है खिजर। जी, ईपीएस का मतलब यही है कि ऐसी ईपीएस जिसका बेड़ा गर्क हुआ हो। मतलब वर्स्ट केस ईपीएस क्या हो सकती है? एनोनिमस कह रहे हैं 1,66,167 की वर्किंग बता दें। कैसे बता दूं यार, बताएं कैसे बताऊं? दोबारा देख लें, 5 लाख ऑप्शन के बदले में 5 लाख शेयर इशू करने हैं हमने, लेकिन इन 5 लाख के बदले में कुछ ना कुछ कैश तो आना है। जी हो गया स्क्रीनशॉट। 5 लाख के बदले में कितना कैश आना है? 20 रुपए के हिसाब से 10 मिलियन आना है। इन 10 मिलियन के शेयर अगर मार्केट वैल्यू के हिसाब से इशू किए जाए तो ये बनते हैं 3,33,333। इसका मतलब है 1,66,667 आप शेयर विदाउट एनी कंसिडरेशन फ्री में दे रहे हैं। ये हमारी ईपीएस को खराब करेंगे। क्यों एनोनिमस अटेंडी? हो गया मसला हल? ले जनाब, हमारा ये आईएएस कंप्लीट हो गया, बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस। आई शो यू दिस फ्लो चार्ट अगेन कि इस आईएएस के अंदर हमने ये 4 चीजें पढ़ी हैं। 2 चीजें बेसिक और डाइल्यूटेड, और बेसिक के अंदर भी 2 चीजें और डाइल्यूटेड के अंदर भी 2 चीजें। ठीक है, तो ये आईएएस 33 हमारा कंप्लीट हुआ। इसके साथ ही आईएएस 33 के बाद ही हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, कंसोलिडेशन, कॉम्प्लेक्स कंसोलिडेशन। चले वो रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा अहमद इजाज, मैं अब क्या क्या रिपीट करूंगा। हम नया टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, मतलब नया टॉपिक क्या, हम वापस आने लगे हैं कंसोलिडेशन पे। कंसोलिडेशन हमारा वो टॉपिक है जो हमने बहुत डिटेल में पढ़ा, उसके हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए। खासतौर पे मैं आपका वो जज्बा देख रहा था व्हाट्सएप के अंदर, मैं चैट पढ़ता रहता तो मुझे आइडिया होता था कि आप पीक्यूज भी कर रहे थे और टीक्यूज भी कर रहे थे। टीक्यूज के सोल्यूशन भी किसी बच्चे के कहने पे मैंने शेयर भी किए थे, तो ये अंदाजा हो रहा था कि आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, तो दैट इज गुड। हम अब दोबारा कंसोलिडेशन पे जाएंगे, लेकिन कम्प्लेक्स कंसोलिडेशन पे। चले, जो अगर नहीं था तो मुझे ना स्क्रीन शेयर की, अगर यहाँ पे कोई एडमिन सुन रहे हैं, मुझे स्क्रीन शेयर की ऑप्शन बता दें। हाँ, न्यू शेयर का बटन प्रेस करके, ठीक है, मैं एक्सेल की शीट शेयर आपके साथ करने लगा हूँ। नहीं, गलत हो गया। जी जी बच्चों, आपको एक्सेल की शीट नजर आ रही है?
मुझे लगा कि मैं एक्सेल की शीट पे ये क्वेश्चन ज्यादा अच्छे तरीके से आपके साथ डिस्कस कर लूंगा कम टाइम में। अच्छा, अगर मैं वन नोट खोलता हूं तो आपको वन नोट की स्क्रीन भी नजर आ रही है? वन नोट की स्क्रीन नजर आ रही है अब आपको? नहीं आ रही? चले, अब नजर आ रही होगी वन नोट। ये मुझे नहीं पता डुअल स्क्रीन कैसे ओपन होती है। चले, हाँ वन नोट नजर आ रहा है, मुझे आइडिया हो गया, मुझे थोड़ा सा सीख लिया मैंने। ये थोड़ा सा जूम जो है ना, जूम के ऊपर मेरी प्रैक्टिस कम है, क्योंकि नॉर्मली मैं अपनी क्लासेस करवाता हूँ गो टू मीटिंग पे। चले, बहरहाल सीख जाएंगे, टाइम के साथ साथ सीख रहे हैं। तो ना, कम्प्लेक्स कंसोलिडेशन में हम क्या पढ़ने लगे? कम्प्लेक्स कंसोलिडेशन में पहली चीज हम पढ़ेंगे, एक पेरेंट है, उसकी एक सब्सिडरी है, उसकी आगे एक सब सब्सिडरी है। सब्सिडरी को कहते हैं सब सब्सिडरी। अब यहां पे ना कंसेप्ट को समझिएगा, एस भी तो पेरेंट है, ये जो सिंगल एस लिखा हुआ है ये भी तो पेरेंट है किसका? डबल एस का। फॉर एग्जाम्पल ये 90% का मालिक है, ये 80% का मालिक है। पेरेंट होल्ड करता है, पी होल्ड करता है एस को 90% और एस होल्ड करता है डबल एस को 80%। डबल एस मैंने इसलिए लिखा सब सब्सिडरी, इसको कहते हैं सब सब्सिडरी। सब्सिडरी की सब्सिडरी को कहते हैं सब सब्सिडरी। अच्छा, एस भी तो पेरेंट है, लेकिन मैं पी को यहां पे नाम दूंगा ग्रैंड पेरेंट, दादाबू, या इसको नाम देंगे अल्टीमेट पेरेंट, जो अखीरला पेरेंट है। अल्टीमेट पेरेंट ज्यादा बेहतर नाम है, क्योंकि अगर ऐसा स्ट्रक्चर भी तो हो सकता है, पेरेंट हो, उसकी सब सब्सिडरी हो, फिर उसकी आगे सब सब्सिडरी हो, फिर उसकी आगे एक्स और वाई दो सब्सिडरीज हो, फिर एक्स की दो हो, x1 x2। तो हम पी को क्या कहेंगे? अल्टीमेट पेरेंट, जो सबसे बड़ा इनमें पेरेंट है। ठीक है, अल्टीमेट पेरेंट का लफ्ज मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसका यूज क्या है वो बाद में देखते हैं, लेकिन ये सिर्फ लफ्ज अभी समझाना था कि अल्टीमेट पेरेंट किसे कहते हैं। खानदान का सबसे बड़ा बुजुर्ग खानदान का, उसको कहते हैं अल्टीमेट पेरेंट। वो दादा हो या परदादा हो, या उससे एक भी अगर कोई परदादे का भी कोई परदादा अगर जिंदा मौजूद है, तो उसको कहेंगे अल्टीमेट पेरेंट। ठीक है, तो ग्रुप के स्ट्रक्चर में जो अल्टीमेट, जो सारी सब्सिडीज को होल्ड कर रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब आईएफआरएस 10 की रिक्वायरमेंट है ना कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाए, तो आईएफआरएस 10 किससे मुखातिब है, किसको कह रहा है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए? सिर्फ अल्टीमेट पेरेंट। आईएफआरएस 10 एस को नहीं कह रहा कि आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, हालांकि एस भी पेरेंट है, एस भी तो पेरेंट है, लेकिन यहां पे एस एग्जेम्प्ट फ्रॉम कंसोलिडेशन है, इसने कंसोलिडेशन नहीं करनी। तो आईएफआरएस 10 किससे मुखातिब है कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए? हर पेरेंट से मुखातिब नहीं होता, वो अल्टीमेट पेरेंट से मुखातिब होता है। जैसे आप शादी का कार्ड भेजते हैं, तो जिस फैमिली में जो सबसे बड़ा बुजुर्ग होता है उसको आप मुखातिब होके कहते हैं कि बिमा अहलो अयाल, या विद फैमिली आपने आना है। ठीक है, 500 रुपए सलामी देनी है और 150 बंदा आपने लेके आना है। तो मतलब अल्टीमेट पेरेंट को आप जो है ना वो कार्ड भेजते हैं कि चौधरी साहब, हाजी साहब विद फैमिली। ठीक है, तो आईएफआरएस 10 भी यहाँ पे किसको मुखातिब हो रहा है? ग्रैंड पेरेंट को, अल्टीमेट पेरेंट को।
वो पेरेंट को नहीं कह रहा, हालांकि पेरेंट एस जो है ना वो पेरेंट है, उसकी भी एक सब्सिडरी है, तो एस इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन किसने करनी है? अल्टीमेट पेरेंट है। ठीक है, मैं इस स्ट्रक्चर को बेशक जितना मर्जी कॉम्प्लेक्स बना लूं, एक एस की फिर डबल एस फिर आगे उसकी और सब सब्सिडरी, तो फिर भी कंसोलिडेशन किसने करनी है? इसने। ये भी एग्जेम्प्ट है, ये भी एग्जेम्प्ट है, हालांकि ये पेरेंट है, हालांकि ये भी पेरेंट है, हालांकि ये भी पेरेंट है, लेकिन दोनों एग्जेम्प्ट फ्रॉम कंसोलिडेशन है। कंसोलिडेशन किसने करनी है? अल्टीमेट पेरेंट। क्लियर हो गया? तो इसको मैं कहूंगा वर्टिकल ग्रुप, इसको मैं कहूंगा वर्टिकल ग्रुप। तो कॉम्प्लेक्स कंसोलिडेशन में हमने पढ़ना है पहले वर्टिकल ग्रुप, फिर हमने पढ़ना है एग्जेम्प्ट क्यों है। वो यार किधर, ये कॉमन सेंस की बात है। अल्टीमेटली मकसद क्या था? मकसद ये था कि ग्रुप की कंबाइन पोजीशन पता चल जाए, ग्रुप की कंबाइन परफॉर्मेंस पता चल जाए। जब अल्टीमेट पेरेंट ने वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेनी है, तो उसमें सारे शामिल हो जाएंगे, तो फिर एस को तकलीफ देने की क्या जरूरत है? और एस अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए तो वो तो डबल एस को तो अपने साथ शामिल करेगा, क्योंकि उसकी सब्सिडी है। क्या कभी आज से पहले आपने ऐसी कंसोलिडेशन सुनी है जिसमें एस अपने पेरेंट को भी शामिल करे? तो अगर एस को आप कह देंगे कंसोलिडेटेड मैनेजमेंट बनाए, तो वो किसको शामिल करेगा? अपने आप को और अपने बच्चों को, अपने पेरेंट को तो शामिल नहीं करेगा। तो ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आप करेंगे क्या? वो यूजलेस है, क्योंकि इसमें ग्रुप की ट्रू पिक्चर शो नहीं हो रही, ग्रुप की सारी कंपनी शो नहीं हो रही, पी तो इसमें है ही नहीं। तो फिर बेहतर क्या है कि आप पी को कहें कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि अल्टीमेट पेरेंट है। ठीक है खिजर खान? अच्छा जी, हम इसको कहेंगे वर्टिकल ग्रुप। एक ग्रुप की और टाइप है कि पेरेंट की एक सब्सिडरी हो, पेरेंट इसको 80% होल्ड करता हो, और सब्सिडरी की आगे सब सब्सिडरी हो, सब्सिडरी इसको होल्ड करता हो 70%, लेकिन पेरेंट की अपनी इन्वेस्टमेंट भी हो डबल एस के अंदर 20%। इसको मैं नाम दूंगा डी शेप ग्रुप। डी बन गया ना, डी की शेप बन गई। तो डी शेप ग्रुप ऐसा ग्रुप होगा जिसमें पेरेंट की एक सब्सिडरी और उसकी आगे से फिर सब सब्सिडरी हो, लेकिन पेरेंट का अपन हो, डायरेक्ट स्टेक हो सब सब्सिडरी के अंदर भी। ठीक हो गया? इसको हम कहेंगे, जो पहले मैंने बनाया था इसको कहेंगे वर्टिकल ग्रुप, और जो अभी मैंने बनाया इसको कहेंगे डी शेप। इसमें एक सिंपल स्ट्रक्चर भी आता है, सिंपल स्ट्रक्चर। वो ये होगा कि पेरेंट की दो सब्सिडरीज डायरेक्टली है, एक है S1 एक है S2, या दो से ज्यादा है S1 S2 S3, यानी कि सब सब्सिडरी कोई नहीं है, लेकिन फिर भी ये कम्प्लेक्स ग्रुप इसको कहूंगा। कम्प्लेक्स ग्रुप में भी सिंपल स्ट्रक्चर, यानी कि कोई सब सब्सिडरी का कंसेप्ट खत्म हो गया। तो अब पेरेंट को कहा जा रहा है कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, तो पेरेंट अपनी सारी सब्सिडरीज को मिला के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा। तो ये तीन तरह के हम ग्रुप पढ़ेंगे कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के अंदर, एक है वर्टिकल, एक है डी शेप, और एक है सिंपल स्ट्रक्चर। तो ये तीन स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन पे चले जाएंगे हम, आधे घंटे में एक क्वेश्चन इसका बड़ी आसानी से कर लेंगे इंशाल्लाह। दो तीन बातें इसमें मैं और समझाऊंगा। एक पेरेंट है, उसकी एक सब्सिडरी है, उसकी आगे सब सब्सिडरी है। पेरेंट सब्सिडरी को होल्ड करता है 80%, सब्सिडरी सब सब्सिडरी को होल्ड करती है 70%। आप जब ऐसे स्ट्रक्चर में गुडविल कैलकुलेट करेंगे ना एस की, तो कैसे करेंगे? सिंपली इन्वेस्टमेंट लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट के नीचे हम लिखेंगे नेट एसेट्स, जो भी फिगर होगी
उसका कितने परसेंट दूंगा, जरा जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। नेट एसेट्स का कितने परसेंट दूंगा, कितने परसेंट, कितने परसेंट, 80%। लेकिन 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 ये कंसोलिडेशन कर कौन रहा है? मेरा आपसे फिर क्वेश्चन है, कंसोलिडेशन कर कौन रहा है, कौन कर रहा है? अल्टीमेट पेरेंट नहीं, इसका सही जवाब था मैं कर रहा हूं। अल्टीमेट पेरेंट कर रहा है, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट तो लेंगे, लेकिन नेट एसेट्स को किससे मल्टीप्लाई करूं मैं? 70% से। क्या हम सब सब्सिडरी को, क्या हम मीन पेरेंट, क्या सब सब्सिडरी को हम 70% होल्ड करते हैं? नहीं। यहाँ पे एक नया कंसेप्ट आएगा। जिशान अतर ने सही बोला 56%, महीन नकवी ने भी सही बोला 80 का 70%। हम एस एस को होल्ड करते हैं, इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे इफेक्टिव शेयर होल्डिंग, बल्कि यहां पे लिखता हूं इफेक्टिव शेयर होल्डिंग। इन सब सब्सिडरी हम देखेंगे क्या हमारी कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है? नो। इनडायरेक्ट है, हाँ। कितनी? 80 का 70%, कितनी बनी? 56। तो इस 56 को हम कहेंगे इफेक्टिव शेयर होल्डिंग। फिर एक और नया लफ्ज इजाद हुआ। अगर इफेक्टिव शेयर होल्डिंग समझ आ गई है तो एक नया लफ्ज और भी समझ आ जाएगा। इफेक्टिव एनसीए कितनी हुई इन एसएस? सब सब्सिडी के अंदर इफेक्टिव एनसीए कितनी है? हरी अप, हरी अप। 100 माइनस 56, 44%। 44%, 45 नहीं 44 के सर जी, बिल्कुल ठीक है। 44%। तो सब सब्सिडरी के अंदर हमने इफेक्टिव शेयर होल्डिंग और इफेक्टिव एनसीए कैसे कैलकुलेट की? अच्छा, ये जो मैंने लिखा था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इसका क्या मतलब है? अगर मैं कुछ स्ट्रक्चर यूं बनाऊं कि पेरेंट होल्ड करता है 80% सब्सिडरी को और सब्सिडरी होल्ड करती है 70% सब सब्सिडरी को, लेकिन पेरेंट आल्सो होल्ड करता है 10% शेयर्स, तो ये डी शेप ग्रुप बन जाएगा। अब इफेक्टिव शेयर होल्डिंग कैसे कैलकुलेट की जाएगी? हम देखेंगे अब दो तरह की इन्वेस्टमेंट है। डायरेक्ट है, हाँ है, कितनी है? 10%। इनडायरेक्ट कितनी है? 80 का 70%, 56। तो टोटल कितनी होगी? 66। तो इफेक्टिव एनसीए क्या होगी? 34। इज इट क्लियर? तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट शेयर होल्डिंग का मतलब समझ आया? 56 कैसे आया उमर यार? एक छोटा सा फॉर्मूला है, 80 को 70% से मल्टीप्लाई करें तो 56 आ जाता है। जो कंपनी एस डबल एस का 70% मालिक है ना, उसमें मेरी 80% ओनरशिप है। तो इनडायरेक्टली मैं एस एस का 56% मालिक हूं। उमर यार ठीक हो गया? सर अगर इफेक्टिव शेयर होल्डिंग मोर देन 50%, हाँ ये मेरी नेक्स्ट डिस्कशन थी। खिजर आपको कैसे पता चलता है दिल की बातों का? खिजर यार यू आर जीनियस, आपको पता होता है मेरे दिल में क्या है। दिल की बात बूझ ली आपने। तो सुने जनाब, अच्छा मैं जो एक बात यहाँ पे इस एग्जांपल में समझाना चाहता था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट शेयर होल्डिंग का मतलब समझ आ गया? डायरेक्ट शेयर होल्डिंग वो जो हमने डायरेक्टली उसके अंदर दी हुई है। इनडायरेक्टली यानी कि मैं खुद तो उसका मालिक नहीं हूँ, लेकिन मेरी सब्सिडरी उसमें मालिक है, तो उसको इनडायरेक्ट शेयर होल्डिंग कहते हैं। ले जी, खिजर का बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पेरेंट सब्सिडरी और सब सब्सिडरी। हम पेरेंट को होल्ड करते हैं 60% और सब्सिडरी हम सब्सिडरी को होल्ड करते हैं 60% और एस डबल एस को होल्ड करती है 70%। अब इफेक्टिव शेयर होल्डिंग कैलकुलेट करूंगा ना, तो ये बनता है 42%।
क्या अब मैं इसको सब सब्सिडी ना कहूं? क्या अब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते वक्त एसएस को शामिल ना करें क्योंकि इफेक्टिव शेयर होल्डिंग इज लेस देन 50%? नहीं जनाब, हम अब भी इसको सब सब्सिडी कहेंगे। अब भी ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनेगी तो तीनों के रिजल्ट्स, तीनों के एसेट और लायबिलिटीज को कंसोलिडेट किया जाएगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा जी ये तो 42% है, इसको क्यों कंसोलिडेट करना है? इफेक्टिव शेयर होल्डिंग की बेस पे हमने ये डिसाइड नहीं करना कि ये ग्रुप का पार्ट है कि नहीं। ग्रुप का पार्ट तो ये बन गई, जो मेरी सब्सिडरी या मेरी सब्सिडरी की सब्सिडरी है मेरे कंट्रोल के अंडर आ गई। वैसे प्रैक्टिकली देखे जमीना टू फास्ट, ये तो मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, कोई मैंने फास्ट बात नहीं की। अगर आप कहते हैं तो मैं और स्लो स्लो हो जाता हूँ, बिल्कुल स्लो। हम जिस कंपनी को 60% होल्ड करते हैं वो आगे किसी कंपनी को 70% होल्ड करती है, तो हमारा इनडायरेक्टली उसमें 42% शेयर होल्डिंग है। इस 42% की कैलकुलेशन का सिर्फ और सिर्फ इस चीज से ताल्लुक है, गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है, ग्रुप रिटेन अर्निंग कैसे कैलकुलेट करनी है, एनसीआई कैसे कैलकुलेट करनी है। ठीक है जरमीना? इस 42% के ऊपर हमारे ग्रुप का पार्ट है या नहीं है? ग्रुप का पार्ट तो वो अदरवाइज भी है। कैसे? देखें, सब सब्सिडरी सब्सिडरी के कंट्रोल में है, यानी कि एस का कंट्रोल है डबल एस के ऊपर। एस की मर्जी के बगैर डबल एस में कोई काम नहीं हो सकता, और एस के अंदर कोई काम पेरेंट की मर्जी से नहीं हो सकता। ठीक है? पेरेंट की मर्जी के बगैर सब्सिडी में कोई काम नहीं हो सकता, सब्सिडी की मर्जी के बगैर सब सब्सिडी में कोई काम नहीं हो सकता, यानी कि अल्टीमेटली डिसीजन मेकिंग पेरेंट के हाथ में होती है। तो अल्टीमेटली एस के अंदर जो भी डिसीजन मेकिंग होनी है वो उसमें पेरेंट इन्वॉल्व होगा। ठीक है? तो ये ग्रुप का पार्ट तो है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी। तो इफेक्टिव शेयर होल्डिंग का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है कि नहीं बनानी। इफेक्टिव शेयर होल्डिंग का कैलकुलेट करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ गुडविल, एनसीआई और ग्रुप रिटर्न की कैलकुलेशन है, नथिंग एल्स। इसकी बेस पे हम कभी ये डिसाइड नहीं करेंगे कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है कि नहीं बनानी। ठीक है? तो ग्रुप का पार्ट है। तो क्या म्यार रखें कि सब सब्सिडरी, किसको हम सब सब्सिडरी कहेंगे, ग्रुप का पार्ट कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो सुन ले, मैं वर्डिंग रिपीट करता हूं। जो हमारी सब्सिडरी है वो तो ग्रुप का पार्ट है ही है, जो हमारी सब्सिडरी की सब्सिडरी है वो भी ग्रुप का पार्ट है। अब इफेक्टिव शेयर होल्डिंग भले कुछ भी आए। जमीना, अब इतनी स्पीड मेरी ठीक है और बात समझ आ गई? तो अगर आपने कुछ स्क्रीनशॉट लेना है तो अब ले लें, मैं क्वेश्चन पे जा। मतलब लगे थर्ड एग्जाम में कि इफेक्टिव एनसीआई की इफेक्ट मोर 3% हो गई, 58%। अजीब लगेगा लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इससे ये नहीं कहेंगे कि यार कि 50% से कम शेयर होल्डिंग है तो कंसोलिडेशन नहीं करेंगे, कंसोलिडेशन होगी। ठीक है? नहीं जनाब, अब एक्सेल की शीट पे जाके ना मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाने लगा हूँ। वर्टिकल ग्रुप का हम एक क्वेश्चन करेंगे। ये देखिए, 3 कंपनीज हैं जिनका नाम है ग्लव, बॉडी एंड फिट। The draft financial statement of financial position related to glove, body and fit, year ended 31st May 2017.
जी जिशान, आपकी बात ठीक है, इफेक्टिव एनसीए 50% से ज्यादा है, वैसे एनसीए 50% से कम है, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन ये बातें हम दोबारा एक दफा करेंगे कल या परसों, होपफुली कल करेंगे, परसों तो हमारी क्लास नहीं होगी, लेकिन कल मैं इन बातों को रिपीट करूंगा जब मैं एक क्वेश्चन और आपसे करवा लूंगा। चले आगे चलते हैं। ये तो 3 बैलेंस शीट दी हुई है 31 मई 2017 की, ग्लव, बॉडी, फिट, ये 3 नाम है। अच्छा, हमें ना बैलेंस शीट के फेस से ही पता चल जाता है कि कौन सा वर्टिकल ग्रुप है और कौन सा डी शेप ग्रुप है। कैसे पता चलता है, जरा देखिए। इन्वेस्टमेंट बॉडी के अंदर किसने की हुई है? ग्लव ने। और फिट के अंदर इन्वेस्टमेंट देखिए किसने की हुई है? ग्लव ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई। फिट के अंदर इन्वेस्टमेंट किसने की हुई है? बॉडी ने। तो ग्लव ने की बॉडी में, बॉडी ने की फिट में, तो यहां से पता चल जाता है कि ये वर्टिकल ग्रुप है। ग्लव ने कोई इन्वेस्टमेंट फिट के अंदर नहीं की हुई। अगर ग्लव ने कोई फिट के अंदर इन्वेस्टमेंट की होती, अगर की होती, तो ये डी शेप ग्रुप बन जाना था। ग्लव का सब सब्सिडरी में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। अगर कोई डायरेक्ट कनेक्शन होता तो ये सब वो बन जाता, डी शेप ग्रुप बन जाता। ठीक हो गया। ले जनाब, तीनों बैलेंस शीट पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे अगला पैराग्राफ। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रेलेवेंट टू प्रिपरेशन ऑफ ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ग्लव ने अक्वायर किए। अब ये पैराग्राफ के अंदर उसने यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर देगा कि कौन किसका पेरेंट है और किसने किसको अक्वायर किया। ग्लव ने अक्वायर किए 80% शेयर ऑफ बॉडी। कब? 1 जून 2015। आज क्या डेट है? एक बार फिर देख लें, आज डेट है 31 मई 2017। तो कब अक्वायर किया था? आज से 2 साल पहले, एग्जैक्ट 2 साल पहले। साल स्टार्ट कब होता है? 1 जून को। जो ईयर एंड कब होता है? 31 मई को। तो स्टार्ट कब होता होगा? 1 जून को। 1 जून 2015 को ग्लव ने 80% शेयर अक्वायर किए बॉडी के। वेन बॉडी अदर रिजर्व 4 थे और रिटेन अर्निंग 10 थी। अदर रिजर्व 4 थे, रिटेन अर्निंग 10 थी। अच्छा जी, आज का डाटा देखें। आज ऑर्डिनरी शेयर 40 है, 5 अदर रिजर्व है, रिटेनिंग 25 है। 40, 5, 25 वर्किंग नंबर 1 करने लगा। तो वर्किंग 1 में ना हम अब 2 कॉलम बनाते होते हैं, एट एक्विजिशन और एट रिपोर्टिंग, लेकिन अब 4 बनाएंगे क्योंकि कंपनीज 2 हैं। तो दोनों कंपनीज के 2-2 कॉलम बनाएंगे, 2 कॉलम सब्सिडरी के और 2 कॉलम सब सब्सिडरी के। जी दोबारा डाटा पढ़ते हैं। क्या था? 40 के ऑर्डिनरी शेयर, 5 के अदर रिजर्व और 25 के रिटेनिंग। 40, 5, 25, ये आज का डाटा है, रिपोर्टिंग डेट का। 40, 40, 5 और 25, ये आज का डाटा है रिपोर्टिंग डेट पे। बॉडी के शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, शेयर प्रीमियम तो नहीं है, शेयर कैपिटल, अदर रिजर्व और रिटेन अर्निंग। ये पैराग्राफ दोबारा पढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन नंबर 1, देयर फेयर वैल्यू। अच्छा दोबारा पढ़ते हैं पहली लाइन। इस 80% शेयर अक्वायर किए कब? 1 जून 2015 में, जब उसके अदर रिजर्व 4 थे और रिटेन अर्निंग 10 थी। 4 और 10, अदर रिजर्व 4 थे, रिटेन अर्निंग 10 थी। शेयर कैपिटल का नहीं बताया उसने कितने थे, तो क्या एज्यूम करेंगे? वो उस वक्त भी 40 थे, आज भी 40 है, उस वक्त भी 40 थे। ठीक हो गया। दोबारा इंफॉर्मेशन नंबर 1 दोबारा पढ़ते हैं। थर्ड लाइन से, द फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ बॉडी वाज 60 मिलियन।
1 जून 2015 को, उस वक्त फेयर वैल्यू थी 60 मिलियन। किसकी? पूरी कंपनी जो बॉडी है उसकी, पूरी कंपनी के नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू 60 थी। इसका पता है क्या इम्पैक्ट निकलता है? इसका इम्पैक्ट ये निकलता है कि हम अगर टोटल करें ना तो 40, 4 और 10 ये बनता है 54। ये 54 टोटल आ रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं ये तो 60 है। इसका मतलब है 6 की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है। ये अगर 60 है तो इसका मतलब है 6 की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है। और ये एडजस्टमेंट लैंड की है, ये आगे उसने चल के बताया हुआ है, वो हम पढ़ लेंगे आगे। बॉडी ने एक्वायर किए 70% ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ फिट। अब बॉडी ने फिट के शेयर एक्वायर किए। देखिए जी, ग्लव ने बॉडी के एक्वायर किए थे, ग्लव बॉडी एंड फिट। ग्लव ने बॉडी के एक्वायर किए और बॉडी ने फिट के एक्वायर किए। दोबारा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। बॉडी ने 70% ऑर्डिनरी शेयर एक्वायर किए फिट के। किस दिन? उसी दिन जिस दिन ग्लव ने बॉडी को एक्वायर किया, उसी दिन बॉडी ने फिट को एक्वायर किया। इसके ऊपर ना कल मुझसे एक सवाल ये मुझे याद करवाइएगा कि अगर ये डेट डिफरेंट होती तो क्या होता। ये कल ना मुझे बात याद करवाइएगा, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आज मैं टाइम नहीं इसके ऊपर लगाना चाह रहा, मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन कंप्लीट करें। अच्छा, 70% शेयर एक्वायर किए 1 जून को, उसी दिन जब अदर रिजर्व थे 8 मिलियन के और रिटेन थी 6 की। अदर रिजर्व 8 की, रिटेनिंग 6 की। ये बात हो रही है फिट की। 8 और 6 ठीक हो गया। आगे चलते हैं। वैसे देखें तो सही, आज क्या है उसका डाटा? आज इस फिट का डाटा क्या है? 20, 8 और 10। 20 के ऑर्डिनरी शेयर, 8 के रिजर्व, 10 की रिटेनिंग। 20, 8 और 10। 20 के ऑर्डिनरी शेयर, 8 के अदर रिजर्व और 10 की रिटेनिंग। तो 20, 8 और 10। ये मैंने वैसे थोड़ा जूम कर दिया है, मेरा ख्याल नजर आ रहा होगा आपको अभी भी। चलें, कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया। चलें, ये ठीक है। जी बच्चों, नजर आ रहा है ना? आज मैं पहली दफा ये एक्सेल की शीट खोल रहा हूँ। मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएगा, लेकिन मैं कल से वन नोट पे ही क्वेश्चन करवाऊंगा। पढ़ने में ज्यादा लगता है। 8 और 6, द फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ फिट एट दैट डेट। उस दिन फेयर वैल्यू था। उस दिन ऑर्डिनरी शेयर कितने थे ये नहीं बताए हुए। ऑर्डिनरी शेयर उस दिन कितने थे ये नहीं बताए हुए। तो हम एज्यूम करेंगे कि ऑर्डिनरी शेयर उस दिन कितने थे, उतने ही थे जितने आज है, 20। इन तीनों को टोटल करें ना तो ये बनता है 34। 20, 8, 28 और 6, 34। लेकिन वो कह रहा है ये 34 नहीं 39 है। अगर ये 39 है तो इसका मतलब है 5 की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है। यहाँ पे उसे 60 बोला था, तो 5 की एडजस्टमेंट है। अब देखते हैं कि उसने एडजस्टमेंट की क्या कहा, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट किस चीज की है। इंफॉर्मेशन नंबर 1 की, ओवर नेट एसेट्स ऑफ डेप्रिसिएबल नॉन डेप्रिसिएबल लैंड ऑफ द कंट्रीज। जाती है कि अगर ये 6 की एडजस्टमेंट कॉलम 1 में है तो 6 की एडजस्टमेंट ही कॉलम 2 में होगी, और यहाँ 5 की एडजस्टमेंट अगर कॉलम 1 में तो 5 की एडजस्टमेंट ही कॉलम 2 में होगी। क्योंकि डेप्रिसिएशन तो होनी ही नहीं है, तो जो एडजस्टमेंट कॉलम 1 में हुई है वही कॉलम 2 में होगी। पहले पैराग्राफ को
एक दफा फिर देखते हैं किसी और नजर से कि हमने 80% शेयर एक्वायर किए थे, बॉडी कैलकुलेट कर लेते हैं। बल्कि हमें हर वर्किंग से पहले ये कि इफेक्टिव शेयर होल्डिंग 80 का 70 ये बनता है 56%। अगर ये इफेक्टिव शेयर होल्डिंग है तो एनसीआई क्या होगा? 6 तो इफेक्टिव एनसीआई क्या होगी? फोर्टी फोर। ठीक हो गया। तो इफेक्टिव शेयर होल्डिंग मन करनी हुई है तकरीबन मुकम्मल तो नहीं, अब पढ़ते हैं जो कि मार्केट में जिनकी काफी वर्थ है। बॉडी हैज इन्वेस्टेड a significant amount in marketing of these trade names. दोबारा वेलकम बैक जी। मुझे लगता है कि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ होगा। अभी अभी क्लास डिस्कनेक्ट हुई थी। जी बच्चों, मैं इंफॉर्मेशन नंबर 2 पढ़ा था। कुछ चीज मिसिंग तो नहीं है ना? कुछ चीज स्किप तो नहीं की आप लोगों ने? मतलब जैसे ही क्लास डिस्कनेक्ट हुई है दोबारा फौरन रिकनेक्ट हो गई है। हाँ, इंफॉर्मेशन नंबर 2 के ऊपर था, दोबारा सुन लीजिए। बॉडी ऑन सेवरल ट्रेड नेम, उसके काफी ट्रेड नेम है जो कि मार्केट में काफी उनकी वर्थ भी है। लेकिन बॉडी ने गलती की, पता नहीं गलती की कि ठीक किया, आप खुद बताएं, कि उसने ये सारी कॉस्ट को एक्सपेंस आउट कर दिया हुआ है। क्या उसको एक्सपेंस आउट करना चाहिए था या कैपिटलाइज करना चाहिए था? अहमद एजाज उसने ठीक किया, एक्सपेंस आउट ही करना चाहिए था। सुने, IS 38 इंटरनली जनरेटेड ट्रेड नेम्स को कैपिटलाइज करने की इजाजत नहीं देता, लेकिन पेरेंट इसको कैपिटलाइज करेगा, इसको एसेट ट्रीट करेगा, क्योंकि पेरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंटरनली जनरेटेड नहीं है। जी रेहान, बिल्कुल ठीक कहा। तो मैं रिपीट करता हूँ, none of the trade name has been acquired externally, ये एक्सटर्नली एक्वायर नहीं किए गए और इसीलिए कॉस्ट हैव बीन कैपिटलाइज्ड इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, हैव नॉट बीन कैपिटलाइज्ड इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बॉडी। तो बॉडी ने इसलिए कैपिटलाइज नहीं किया कि ये इंटरनल जनरेटेड थे। लेकिन जब बॉडी को अक्वायर कर लिया ग्लव ने, तो फिर एक्सपर्ट ने इनकी वैल्यू लगाई 5 मिलियन, एंड दिस वैल्यू हैज नॉट and this valuation had been taken into account by Glove when offering 60 million. अच्छा, यहां से एक बात पता चली कि 60 मिलियन का इसने एक्वायर किया फॉर इन्वेस्टमेंट इन बॉडी। द वैल्यूएशन ऑफ ट्रेड नेम इज नॉट इंक्लूडेड इन फेयर वैल्यू ऑफ एसेट ऑफ बॉडी अबव। उसने ऊपर जो फेयर वैल्यू बताई थी ना, ये फेयर वैल्यू बताई थी, ये वाली फेयर वैल्यू 60, ये वाली फेयर वैल्यू, वो कह रहे हैं 60 मिलियन के अंदर ये 5 मिलियन शामिल नहीं है। ठीक है, नहीं है तो हम कर देते हैं, वर्किंग वन पे दोबारा आ जाए तो 5 मिलियन का ट्रेड नेम भी ऐड हो जाएगा। अब इस ट्रेड नेम की कोई डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन है, देखते हैं। The valuation of trade name is not included in the fair value of net assets above. Group policy is to amortize intangible over 10 years.
हम इसको 10 सालों पे अमोर्टाइज करेंगे तो कितने साल हो गया अक्वायर किए हुए? 2 साल। तो 2 साल की अमोर्टाइजेशन है 0.5, 2 साल की बनती है 1, तो यहाँ पे हम 5 के बजाय 4 ऐड करेंगे। अगर 5 ऐड कर भी लें तो 1 माइनस कर देंगे अमोर्टाइजेशन के नाम से, ठीक है। तो अब टोटल कर लेते हैं, वर्किंग वन के कॉलम 2 का टोटल क्या बनता है? 80। कॉलम 1 का भी टोटल अब दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि पहले जो टोटल था उसके अंदर ट्रेड नेम शामिल नहीं था, तो वो पहले 60 था, अब 65 हो गया, ठीक है। तो अब वर्किंग वन का दोनों कॉलम कंप्लीट हो गए बॉडी के। फिट की अभी नहीं हुए, फिट में देख लेते हैं कोई और एडजस्टमेंट है या नहीं है। तो वर्किंग वन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैंने इंफॉर्मेशन नंबर 1 पढ़ ली, इंफॉर्मेशन नंबर 2 पढ़ ली, मुकम्मल पढ़ ली। इंफॉर्मेशन नंबर 3 और 4 में अगर कंसाइज बात करूं, टाइम थोड़ा कम है, इंफॉर्मेशन नंबर 3 और 4 मैंने पढ़ी भी है पहले, तो इसका वर्किंग वन से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आपको एक जो चीज समझाना चाहता हूँ ना आज के लेक्चर में, वो है वर्किंग 2 और 3 और 4। तो मैं चाहता हूँ 10 मिनट में हम वो डिस्कशन कर लें। तो इसके अंदर वर्किंग वन का कोई इफेक्ट शामिल नहीं है, तो वर्किंग वन के हम सारे कॉलम का टोटल कर सकते हैं। ये बनता है 39, ये बनता है 43, सारे कॉलम का टोटल हो गया। नाउ व्हाट टू डू? अब वर्किंग 2 पे आएंगे, गुडविल की वर्किंग पे। ग्लव ने बॉडी में कितनी इन्वेस्टमेंट की? 60। बॉडी ने फिट में कितनी इन्वेस्टमेंट की? 30। ये फिगर याद रखनी है, 60 और 30 मिलियन। तो पहले हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे बॉडी की। बॉडी में इन्वेस्टमेंट कितनी की हुई है ग्लव ने? 60 मिलियन की। इन्वेस्टमेंट की हुई है 60 मिलियन की। इसके बदले में उसको मिला क्या? बॉडी के नेट एसेट्स कितने? 65 मिलियन के। क्या सारे हमारे? नहीं, हम तो मालिक है सिर्फ 80% के। 80% का मतलब है 52 मिलियन। 52 मिलियन, इसका मतलब है गुडविल कितनी बन गई? गुडविल कितनी बन गई? 8 मिलियन की। अब बात करते हैं बॉडी के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट। अब आपकी तवज्जो चाहिए, ये नया काम अब होने लगा है, नया काम अब होने लगा है। बॉडी ने फिट के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, हम है ग्लव, हमारा नाम है ग्लव, हम पेरेंट है, अल्टीमेट पेरेंट। हम जो कंसोलिडेशन कर रहे हैं, हम ग्लव के अकाउंटेंट बन के सोचेंगे। तो हमने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई फिट में, बल्कि हमारी सब्सिडरी ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। कितनी की? 30 मिलियन की। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या 30 मिलियन में पूरा लिख दूं यहाँ पे, या 30 का 80% लो? 80% लेना चाहिए मुझे, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट मैंने नहीं की। अरे 56 नहीं यार, अहमद इजाज 56 नहीं। ये बात कैसे समझाऊं आपको? ये उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसने इन्वेस्टमेंट की है जिसको मैं 80% होल्ड करता हूं। यानी कि बॉडी ने इन्वेस्टमेंट की हुई है ना, हम बॉडी को कितना ओन करते हैं? 80%। तो 30 का 80% लूंगा। ठीक है अहमद इजाज? तो 30 का 80% 24 बनता है। अच्छा, इसके बदले में मिला क्या? इसके बदले में मिला 39 के नेट एसेट्स। 39, इसके हम कितने परसेंट मालिक हैं? 56%। तो 20.8 आता है, 21.8। तो इसके अंदर कितनी गुडविल है? टोटल कर लें, तकरीबन 2 पॉइंट समथिंग, 2.2।
तो टोटल गुडविल दोनों कंपनीज की मिला के बन जाएगी 10.2। अच्छा, शायद यहाँ पे ना कुछ राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस आ रहा है, लेट मी चेक। हाँ, ये 21.84 था, 2.16 है, तो 10.16 टोटल गुडविल है। इस गुडविल की वर्किंग को बगौर देख लें और कोई कंफ्यूजन है तो बोल दें। हाँ जरमीना, मुझे ये आइडिया हो गया कि एक्सेल यूज करने से ना वो जो मजा पेन से लिख के आता है और समझाने में आसानी रहती है, वो एक्सेल पे नहीं है। तो कल से हम जी वो सिर्फ करेंगे। लेकिन जरमीना अभी भी मैं आपको कुछ ना कुछ कैलकुलेशन यहाँ पे करके दिखाता हूँ वन नोट पे। इस वर्किंग को मैं एक और तरीके से करूंगा। 30% में कंफ्यूजन हो गई, 30% लिया था हमने वैसे, ओवरडोज हो गई। चले, कल यही वर्किंग ना यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? कल यहीं से फिर इसको कंटिन्यू कर देंगे। आज फिर हम यहीं पे इसको रोक देते हैं, टाइम भी ओवर हो गया और आपके जो है ना वो जज्बात से मुझे लग रहा है कि अब आप मजीद नहीं समझ पाएंगे। कल इसको कंटिन्यू कर लेंगे, कोई मसला नहीं। इस फाइल को मैं सेव कर रहा हूँ। कल मैं कोशिश करूंगा इसी क्वेश्चन को मैं ना वन नोट पे करवाऊं ताकि थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो। सी यू टुमारो, कल सेम टाइम पे इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।